इस लड़के की नसीब इतनी खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं। स्टोरी स्टार्ट होने के पहले ही ये बंदा ऑटोमेटिकली अपने ह्यूमन वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहां पहुंचने के बाद इसको वहां पे किसी की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती और उसके बाद इसको ये मालूम पड़ता है कि अब ये जिंदगी भर इस पिंक बाल वाली लड़की का गुलाम बन के रहने वाला है। बट इस वर्ल्ड में ड्रैगन्स है, मॉन्स्टर्स है और ऐसे ही बहुत सारे मैजिकल चीजें, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कमजोर सा लड़का असल में इस दुनिया का नेक्स्ट सबसे खतरनाक हीरो बनने वाला है। और वो कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक ट्रिस्टन एकेडमी नाम की एक मैजिक एकेडमी होती है जहां पे सारे के सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्टली सेकेंड ईयर के बच्चे बैठे होते हैं इस एकेडमी के अंदर और वो लोग उनकी एल्केमी की क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं क्या क्या होता है। तभी हमें दिखती है एक पिंक बाल वाली लड़की जिसको टीचर अपने पास बुलाती है और बोलती है, ओए लुइस यहाँ पे आ। इस लड़की का नाम होता है लुइस। इसको यहाँ पे बुला के वो कहती है कि अब तुझे ये मैजिक करना है। लेकिन इसके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब ये देख के एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं अरे बाप रे, लुइस से मैजिक मत कराओ यार, क्योंकि वो हर बार मैजिक करते करते कुछ न कुछ खतरनाक चीज कर ही देती है। वेल लुइस के क्लासमेट उससे कहते हैं कि प्लीज यार तू मैजिक मत कर, तू मैजिक जब भी करे तो हम लोग की हवा टाइट हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारी अजीब चीजें होती है। लेकिन लुइस बोलते हैं मैं तो जाऊंगी। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ती है और वो अपना स्पेल कास्ट करने के लिए निकलती है। वो उन पत्थरों को ट्रांसफॉर्म करने वाली होती है लेकिन वो पत्थर चमकने लगते हैं तो उसको लगता है कि उसने कुछ मैजिकल पत्थर बनाए। तो वो खुश होकर बोलती है देखो देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। लेकिन इतने में उन पत्थरों में इतना जोरदार धमाका होता है कि यहाँ पे सारे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो टीचर होती है वो तक बेहोश हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ, ये लुइस का जो सक्सेस रेट है ना वो हमेशा 0 रहता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लुइस द जीरो। फिर अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि क्लास एक और रिचुअल कर रही होती है। ये कोई ऐसा वैसा रिचुअल नहीं होता, ये होता है इनका समनिंग सेरेमनी, जहाँ पे ये लोग अपने लिए एक एक फैमिलियर को समन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये लोग अपने लिए एक एक एनिमल या किसी न किसी टाइप के मिथिकल क्रीचर को यहाँ पे समन करते हैं जो कि जिंदगी भर इनके साथ रहेगा और इनकी हेल्प करेगा। किसी को मिलता है बीस्ट, किसी को मिलता है ड्रैगन, किसी को मिलता है एक बड़ा सा गोलम। ऐसे सब लोग को अजीब अजीब से फैमिलियर मिल रहे होते हैं और सब लोग उनके फैमिलियर को लेकर बहुत खुश होते हैं। एक एक करके सारे बच्चे अपने फैमिलियर को लेके आते हैं। लेकिन एंड में बारी आती है लुइस की। तो हमारी पिंकी लुइस आगे बढ़ती है और वो अपना स्पेल कास्ट करती है और वापस से यहाँ पे एक जोर का धमाका होता है जहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं उड़ रहा होता है। फिर जब यहाँ से धुआं हुआ सब उड़ जाता है तो हमें दिखता है कि लुइस के सामने एक लड़का बेहोश पड़ा होता है। अब ये तो यहाँ पे ह्यूमंस को तो ये लोग समन कर सकते हैं नहीं, ऐसा इनका रूल था। बट ऑफ कोर्स हमारी लुइस जो ढक्कन होती है और वो हर स्पेल की वाट लगा देती है, उसने यहाँ पे एक इंसान को समन किया। इस लड़के के कपड़े वपड़े देख के, इसका चेहरा देख के सब लोग कहते हैं यार ये तो कोई कॉमनर सा इंसान है, ये हमारे हाई एलिट लेवल के लोगों में आता भी नहीं है, तो ये कोई कॉमनर है। फिर लुइस बोलती है कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा सा फैमिलियर चाहिए, तो क्या मैं वापस से ट्राई कर सकती हूँ? लेकिन उसकी टीचर बोलती है नहीं बेटा, तुमने एक बार एक फैमिलियर को समन कर दे तो अब तुम दूसरा फैमिलियर समन नहीं कर सकती। फिर इसके बाद लुइस और जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत बकबक कर रहे होते हैं, लेकिन उस लड़के को इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो बोलते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, अब्बा डब्बा जब्बा टब्बा बब्बा कब्बा, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा बोल के वहां से भागने लगता है। उसको लगता है वो कोई अजीब से एलियंस के बीच में आ चुका है। लेकिन लुइस उसका कॉलर पकड़ती है और उसको वहां पे रोक देती है। और अब लुइस के पास कोई चारा होता नहीं है इस लड़के के साथ कुछ और करने, क्योंकि ये तो अब उसका फैमिलियर बन चुका है। तो लुइस उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जो कि एक अच्छी चीज होती है इस लड़के के लिए। लुइस उसके आगे बढ़ती है और उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो लड़का थोड़ा सा खुश होता है। आई मीन ऑफ कोर्स भाई क्यों नहीं होगा, एक इतनी प्रिटी लड़की तुम्हें किस जो कर रही है। बट इसकी अगले ही सेकंड उस लड़के को इसका फल मिलता है। भाई वो किस कोई नॉर्मल किस नहीं होता, उसके पूरे बॉडी में इतना दर्द होता है कि वो जमीन पे गिर के चिल्लाने लगता है। फिर उसके हाथ पे एक अजीब सा रून बन जाता है जो कि ये दिखाता है कि अब वो इसका फैमिलियर बन चुका है और अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और ये सब होते होते वो दर्द के बीच में हमारा ये लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ये लड़का होता है वो लुइस के रूम में अपने नींद से उठता है। तो वो देखता है उसके आसपास तो लुइस उसके बगल में बैठी होती है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल ये लुइस को देखने के बाद उसके पास जाता है और उससे कहता है प्लीज मुझे तुम मेरे घर भेजो। लेकिन लुइस को उसकी बात समझ में नहीं आती, ना उसको लुइस की बात समझ में आती है। और फिर लुइस बोलते कि वैसे भी तुम मेरे फैमिलियर हो तो तुम मेरा सारा काम करोगे। ऐसा बोल के लुइस उसके सामने अपने कपड़े बदलती है और बोलती मुझे अच्छे वाले कपड़े दो। ऐसे बोल के वो अपना कपड़ा निकाल के इसके मुंह पे मारती और बोलती तू मेरा आपसे नौकर है, समझा, चल मेरा काम वाम कर। लेकिन हमारे हीरो को इसकी कोई बात समझ में आ ही नहीं रही होती। तो वो उसको बहुत सारे सवाल पूछता, बोलता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या हो रहा है और मैं मेरे घर कब जा सकता हूँ। तो लुइस बोलती यार पता नहीं क्या अब्बा डब्बा जब्बा बोले जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लुइस बोलती है मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके ऊपर एक साइलेंस वाला स्पेल कास्ट कर लेती हूँ तो इसकी मुंह शांत हो जाएगी। ऐसे बोल के लुइस अपना एक स्पेल पढ़ती है और उसके मुंह पे मारती है ओम श्रीम फ्रूम फ्रीम क्रूम ब्रूम ड्रूम, ऐसा बोल के स्पेल मारती है। लेकिन लुइस जो हमारी लुइस द जीरो है उसका ये स्पेल फिर से उल्टा पड़ जाता है और हमारा हीरो चुप होने की जगह इन लोग की लैंग्वेज समझने लगता है और उनकी लैंग्वेज बोलने भी लगता है। आई मीन एक तरह से लुइस ने अच्छा काम किया भाई, उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया यहाँ पे। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम है साइतो हिरागा, ठीक है समझ गए तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तो लुइस बोलती है मेरा नाम लुइस है और तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे
पे क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो। तो लुइस उसको एक एक चीज समझाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे समन हुए हो और अब से तुम मेरे फेमिलियर हो, देखो तुम्हारे हाथ पे रून बना हुआ ये सब। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है, मैं मेरे घर कैसे जाऊँ। इसके बाद लुइस बोलते है कि हाँ मेरा नसीब कितना खराब है, मुझे एक गधा सा इंसान मिला है, काश मुझे कोई अच्छा सा फेमिलियर मिलता, जैसे ड्रैगन हो गया, ग्रिफिन हो गया, ऐसे कोई मिथिकल बीस्ट मिलता है। ऐसे बोल के लुइस अपनी दुनिया में होती है और इसी मौके का फायदा उठा के हमारा साइतो भाग लेता है भाई। वो पतली गली से निकल जाता है, वो बाहर जाता है तो उसको सामने लुइस के थोड़े बहुत क्लासमेट दिखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है गुइच और एक का नाम होता है किरिच। इन लोग के पास से वो निकल लेता है। लुइस भाग भाग के बाहर निकलती है, वो बोलती है कि अरे मेरे फेमिलियर को पकड़ो, मेरे फेमिलियर को पकड़ो। तो गुइच और किरिच जो होते हैं ये लोग आगे बढ़ते हैं लुइस का हेल्प करने के लिए। फिर जो हमारा गुइच होता है वो अपना मैजिक यूज करके साइतो को जमीन पे से उड़ा उड़ा के हवा में घुमा देता है और बोलता है कि ओए इधर आ। तो हमारा साइतो बोलता है कि भाई मैं उड़ कैसे रहा हूं, मैं प्लेन में कहां से आ गया। ऐसा बोल के वो जैसे आसमान में देखता है तो भाई उसका दिमाग फट जाता है, क्योंकि उसको क्या दिखता है कि भाई आसमान में एक मून नहीं 2 मून है। तो ब्रोस लाइक व्हाट, 2 मून, इसका मैं करूं क्या, मैं कहां पे हूं भाई। और तभी उसको समझता है कि वो उसके नॉर्मल वाले वर्ल्ड में तो नहीं है, वो अर्थ पे तो नहीं है। तभी हमें अगले सीन में साइतो का फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे वो अपने नॉर्मल से दुनिया में मस्त चल रहा होता है, सड़क क्रॉस कर रहा होता है और अपनी जिंदगी जी रहा होता है। चलते चलते उसको सड़क के बीचों बीच एक गोल रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है। तो वो बोलता है भाई ये क्या चीज है, मैं इसे उठा लेता हूँ। अपनी क्यूरियोसिटी से उसने उस चीज पे उंगली की और वो उंगली उसको बहुत भारी पड़ गई भाई। उसने लिटरली ऑब्जेक्ट ने हमारे साइतो को अपने अंदर खींच लिया और उसको निगल लिया और इस तरह से हमारा साइतो अर्थ से हेलकेग्निया वाली जगह पे पहुंच गया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि भाई साइतो अपनी नींद से उठा तो वो देखता है कि भाई लुइस के रूम में वो बंधा हुआ है और उसके हाथ पैर पे चेन वेन बंधे हुए। उसको लिटरली इन लोगों ने जंजीरों से बांध के रखा है, क्योंकि ये बंदा कभी भी भाग सकता है। और लिटरली भाई इसको एक प्रिजनर वाला ट्रीटमेंट मिल रहा होता है यहाँ पे। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा भाई साइतो के लिए। आई मीन ब्रो क्या करूं मैं तेरे लिए यार, तेरी तो हालत खराब हो चुकी है। लेकिन लुइस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। साइतो उसके सामने रोता है, गाता है, उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी और दुनिया से आया हूं, मैं तुम्हारी दुनिया का हूं भी नहीं, मुझे जाने दो। लुइस कहती है कि देख भाई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और वो एब्सोल्युटली फाइनल होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ से वहां जा नहीं सकते, वो एकदम से नामुमकिन है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई नहीं कर सकते। तो भाई अब तुझे जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, मेरा फेमिलियर बन के, ठीक है, एंजॉय, हैव फन, कूल, बाय बाय। ऐसा बोल के लुइस वहां से मस्त अपने धुन में निकलती रहती है। फिर लुइस अपने सारे कपड़े निकालती है, गंदे कपड़े निकाल के साइतो के मुंह पे मारती है, बोलती है कि चल जैसे तू मेरा फेमिलियर तो अब तू यहाँ पे पूरी साफ सफाई करेगा, मेरे रूम को साफ करेगा, मेरे कपड़ों को साफ करेगा और यहाँ के छोटे मोटे काम करेगा, मेरे ज़ेप्टो और स्विगी का डिलीवरी भी तू ही लेके आएगा, समझा, सब काम तेको करना है। तो वो बोलते कि लेकिन क्यों। तो वो बोलती क्योंकि तू मेरा फेमिलियर है और तू को कोई मैजिक तो आता है नहीं, तू किसी और काम में तो आने वाला है नहीं, न तू मुझे लेके उड़ा सकता है, न तू मेरे लिए किसी से फाइट कर सकता है, तो तू मेरा एटलीस्ट नौकर ही बन जा। तो साइतो बोलता है बहन मेरे को यहाँ पे आना भी नहीं था, मुझे छोड़ो यार। इसके बाद हमारी लुइस चुपचाप सो जाती है और वो बोलती है साइतो तू ये जमीन पे बिछाए हुए चटाई के ऊपर ही सोएगा, तो इसी के ऊपर सो। और हमारा बेचारा नन्हा सा साइतो उस चटाई के ऊपर सो रहा होता है। आई मीन ब्रो तू पक्का हीरो है ना स्टोरी का, तेरे साथ क्या हो रहा है यार, तेरे को न सोने मिल रहा है, न तेरे को खाने मिल रहा है, तेरे को कुछ करने नहीं मिल रहा है, बस तेरे को एक मालकिन मिल गई है और तू उसके साथ रह रहा है। आई मीन मुझे पता है कि ये बहुत से लोगों की सपना भी होता है ऐसा जिंदगी जीने का, बट आई होप आप में से किसी का ऐसा सपना ना हो भाई। फिर अगले सुबह हमें दिखाते हैं कि हमारे दोनों हीरोज जाते हैं नाश्ता करने के लिए। वो लोग जैसे डाइनिंग हॉल के अंदर पहुंचते तो साइतो देखता है कि भाई ये क्या इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना, ये देख के तो उसकी आंखें फट जाती है। लेकिन लुइस उससे बोलती है कि ओए ज्यादा तेज मत बन, ये सब खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एक कॉमनर हो, ये हम नोबल्स के लिए खाना है, ठीक है, तो तुम चुपचाप नीचे बैठ जाओ और तुम्हें एक रबर जैसा ब्रेड मिलेगा, उसी को तुम चबाओ मत चबाओ, वो सब तुम्हारे ऊपर है। तो साइतो वो बेचारा रबर वाला ब्रेड चबा चबा के जमीन पे खाता रहता है और अपने दुखड़े गाता रहता है। नाश्ता खाने को जैसे ही हमारे हीरोज यहाँ से निकल रहे होते हैं, इनके सामने वापस से किरीच आ जाती है और वो यहाँ पे आके हमारी लुइस का मजाक उड़ाती है, बोलती है कि इसको तो फेमिलियर भी समन करना नहीं आता, फेमिलियर छोड़ो भाई, इसको तो कुछ करना नहीं आता है। ऐसे बोल के लुइस की बहुत बेइज्जती कर रही होती है। तो लुइस गुस्सा होकर भड़क जाती है, कहती है कि साइतो एक काम करो, तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ। ऐसे वो एकदम रूडली साइतो से कहती है। साइतो बोलता है भाई मैं क्या करूं, मेरा नसीब तो बहुत खराब है। ऐसा बोल के साइतो जाता है चाय लेने के लिए। जैसे वो चाय लेने के लिए आगे बढ़ा तो वो मिलता है एक ब्यूटीफुल मेड से, जो कि हमारी लुइस से कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखती है, जिसका नाम होता है सिएस्टा। तभी सिएस्टा साइतो को बैठाती है और उससे बात करती है और उसको समझाती है कि देखो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ पे सिर्फ नोबल लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं और हम जो कॉमनर्स होते हैं हमारे पास मैजिक यूज करने की ताकत नहीं होती है। ये लोग आराम से यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को गुइच का आवाज आता है, जो कि इन लोगों से पाए मांग रहा होता है। तभी साइतो को याद आता है कि साला ये तो उसी इंसान की आवाज जिसने मुझे उठा के हवा में यहाँ वहां घुमाया जब मैं यहाँ से भाग रहा था, इस इंसान की वजह से आज मैं इस लड़की का नौकर बन के रह गया हूँ। तो साइतो बोलता है कि अब मैं इससे बदलूंगा। ऐसा बोल के साइतो बोलता है कि मैं काम करता हूँ, इस बंदे को पाए चाहिए, इसको मैं ये जमीन पे गिरा हुआ गंदा पाए दूंगा। ऐसा बोल के साइतो वहां से निकलता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो गुइच होता है वो अपना चार्म यूज कर रहा होता है मोटोमेरी पर, और हमारी जो मोटोमेरी होती है वो हल्का सा हिचकिचाती है क्योंकि उसने सुना होता है कि जो ये गुइच है ना, ये एक फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ घूम रहा था। तो आई मीन इससे तो हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई जो गुइच है वो इतना अच्छा लड़का तो है
है नहीं। तो गुइच बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने जो भी सुना है वो सब झूठ है यार, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा बोल के गुइच हर चीज को इनकार करता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें मेरी प्यारी सी एक लाइन सुनाता हूँ। वो बोलता है कि देखो, मैं अपने दिल का एहसास सिर्फ तुमसे करता हूँ और मैं मेरे दिल से कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के हमारा गुइच यहाँ पे इस लड़की को मक्खन लगा रहा होता है, लेकिन वो अपना लाइन पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाता क्योंकि साइतो यहाँ पे आता है और वो उसके लाइन को काट देता है, क्योंकि साइतो ने ये सारा का सारा डायलॉग पिछली रात को सुना था, क्योंकि गुइच उस वक्त भी ये बातें किसी और लड़की से कर रहा था जब उसने साइतो को यहाँ वहाँ हवा में घुमाया था। तो फिर साइतो बोलता है सुनो 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 गाँव वालों, ये जो गुइच है ना, ये एक साथ मिलके 2 लड़कियों को चक्कर चला रहा है, ये 2 लड़कियों के साथ डबल टाइमिंग कर रहा है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है, इससे दूर हो जाओ, तुम 2 लड़के यहाँ से भाग जाओ। और ये सुन के जो हमारी मोटो मेरिसा है वो एकदम से शक में आ जाती है और इन चीजों पे सोने पे सुहागा करने के लिए हमारा साइतो पिछली रात वही लड़की केटी को भी वहां पे लेके आता है और बोलता है देखो, इसी लड़की के साथ घूम रहा था ये कल रात को, और जो डायलॉग इसने तुम्हें सुना है वो इसने इसको भी सुना था कल रात को। तो अब जो हमारा गुइच होता है वो इन 2 लड़कियों को देख के टेंशन में आता है, बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार। वेल, तो अब हमारा जो गुइच होता है वो इन 2 लड़कियों के सामने फंस चुका होता है। भाई अब ये करे तो करे क्या। तो हमारी जो मोटो मेरिसा होती है, आई मीन भाई इस बंदी का नाम इतना टफ क्यों है भाई, मोंटू भाई, मोंटू भाई नाम है इसका। मोंटू भाई, केटी और हमारा साइतो खुले आम गुइच की बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो एक साथ दो लड़कियों को घुमाता है, कितना गंदा आदमी है ये तो किसी से प्यार भी नहीं करता, ये तो बहुत गंदा है, इसको चीमेट मारो। ऐसा बोल के लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते। तो ये सुन के हमारी दोनों लड़कियां आगे बढ़ती और बोलती है गुइच, हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गुइच बोलता है क्या गिफ्ट है, क्या तुम लोग मुझे माफ कर रहे हो। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं। ऐसा बोल के दोनों उसके कान के नीचे एक एक चमाट मारती है उसको और भाई ये बंदा गिर जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स इसका मजाक ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब गुइच जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है वो एकदम से गुस्से में होता है, बोलता है कि साइतो तू मेरे साथ चल, तू एक फैमिलियर और तूने मेरी बेइज्जती कैसे की, अब मैं तुझे एक ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। तो बोलता है ड्यूल, मैं तुम्हारे साथ एक ड्यूल करूंगा, ठीक है। लेकिन इतने टाइम में लुइस यहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है साइतो तुम गुइच से माफी मांगो। साइतो बोलता है मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा, इसको एक ड्यूल चाहिए तो मैं इसको एक ड्यूल दूंगा। तो हमारी लुइस कहती है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते, वो एक नोबल है और तुम एक कॉमनर हो। ऐसा बोल के हमारा साइतो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो निकल जाता है इस ड्यूल के लिए। वेल, इसी बीच में जो लुइस का इंस्ट्रक्टर होता है मिस्टर कोलबर्ट, वो अपनी रिसर्च को ऑसमोंड प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं। तो जो हमारे हेडमास्टर होते हैं वो तुरंत इन रूइंस को देख के बोलते हैं ये तो एक लेजेंडरी रूइंस है। लेकिन वो हमारे कोलबर्ट से कहते हैं कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओ, कि ये बात हमें छुपा के रखनी पड़ेगी कि जो साइतो के हाथ पे रूइंस आ चुके हैं वो एक लेजेंडरी रूइंस है और अगर ये बात बाहर पता चलती है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन इनके बातों के बीच में ड्यूल स्टार्ट हो चुका होता है। हमारा गुइच अपना पहला अटैक करता है और वो पहला अटैक ही समनिंग वाला करता है। वो हमारे हीरो के सामने एक मेटल वैल्करी को समन करता है जो कि एक मेटल वैल्करी सोल्जर होती है और वो वैल्करी तुरंत भागती है और हमारे साइतो के पेट पे एक मुक्का मार के उसको वहीं पे गिरा देती है और ये अटैक बहुत जोर से लगा होता है साइतो को। लुइस कितनी बार आके साइतो को बोलेगी साइतो तुम रुक जाओ, तुम इससे फाइट मत करो, तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम प्लीज रुक जाओ। वो हमारे साइतो से रिक्वेस्ट करती है, उससे भीख मांगती है, बोलती है कि मत लड़ो तुम। लेकिन साइतो बार बार खड़ा होता है और उस वैल्करी से मार खा के फिर से गिर जाता है। तो फिर गुइच बोलता है कि हाँ, तुम तो यार बिना किसी वेपन के लड़ भी नहीं सकते मुझसे, एक काम करता हूँ तुम्हें एक स्वॉर्ड देता हूँ। ऐसा बोल के वो साइतो को एक स्वॉर्ड देता है। लुइस चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मत करो साइतो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। लेकिन साइतो वो स्वॉर्ड ले लेता है और जैसे ही साइतो वो स्वॉर्ड को टच करता है तो उसके हाथ का रूइन चमकने लगता है और अचानक से उसके बॉडी के सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। लाइक ब्रो ये क्या हो रहा है, और वो एकदम इजीली उस वैल्करी को 2 टुकड़ों में काट के फेंक देता है। फिर ये देखे गुइच फिर से 6 और वैल्करीज बुलाता है, लेकिन साइतो इन सबको भी आराम से काट काट के फेंक देता है और साइतो आगे बढ़ता है गुइच की तरफ। साइतो को अपने इतने करीब देख के गुइच थोड़ा डरने लगता है और वो पीछे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद साइतो जैसे ही गुइच को माफ करके अपना तलवार छोड़ता है तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो आई थिंक ये जो स्वॉर्ड है ना, ये स्वॉर्ड और उसका रून ये किसी तरह से कनेक्ट हो गए और इसने साइतो को एक मैजिकल पावर दे दी और अभी हमारा साइतो बहुत ओवरपावर्ड हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर 3 दिन बाद हमारा साइतो अपने नींद से उठा तो वो देखता है कि उसके पास उसकी प्यारी सी सिएस्टा उसके लिए खाना लेके आई होती है। तो साइतो सोचता है कि भाई ये बंदी कितनी अच्छी, लुइस से तो लाख गुना अच्छी, इसने मेरा कितना ख्याल रखा होगा जब से मैं बेहोश था। तो हमारी साइस्टा उससे कहती है कि देखो, सिएस्टा उससे कहती है कि देखो भाई तुम बेहोश थे यहाँ पे 3 दिन तक और इन 3 दिनों में मैंने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा, तुम्हारा ख्याल रखा है हमारी लुइस ने। वो 3 दिनों तक जाग के तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी बगैर एक भी सेकंड सोए, उसने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखा और उसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तो ये सुन के साइतो को शौक लगता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले दिन में कि अभी वापस से जब साइतो ठीक हो चुका है तो लुइस उसको बोलते हैं चल भाई मेरे कपड़े वपड़े धो, मेरा लॉन्ड्री कर। तो वो बेचारा उसका लॉन्ड्री कर रहा होता है, उसके कपड़े धो रहा होता है और गुस्से में होता है, बोलता है मुझे ये सब क्यों करना है भाई, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे पता है कि तुमने मेरा ध्यान रखा जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं जब बेहोश होकर पड़ा हुआ था। तो हमारी लुइस बोलती है हाँ, मैंने तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखा, तुम्हें ये सब किसने कहा। तो वो बोलती है कि मुझे सिएस्टा ने कहा ये सब। तो वो कहती है नहीं सिएस्टा ने तुमसे झूठ बोला है, मैं तुम्हारा ध्यान रख रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि तुम मेरी फैमिलियर हो और मैं तुम्हारी मास्टर, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी तुम इसे कुछ और मत समझो। फिर बाद में हमें दिखाते हैं कि साइतो लुइस के साथ उसके क्लास में बैठा होता है और यहाँ पे इसको मालूम पड़ता है लुइस द जीरो का असली मतलब। शाम को वो लुइस से मजाक उड़ाता रहता है और बोलता है कि लुइस
लुइस तुम्हारा ये क्या मतलब है? तो वो यहाँ पे एक गाना बना के लुइस की बेइज्जती करते करते वो गाना गाता भी है। तो ये सब सुन के लुइस को बहुत गुस्सा आता है और लुइस बोलती है ठीक है साइतो, तुमने मेरे लिए गाना बनाया ना, अब इसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें आज खाना नहीं मिलने वाला है। इसके बाद भूखा साइतो हमारा रात भर लुइस को परेशान करता है, उसको बोलता है कि मुझे खाना दे दो मैडम, मैडम खाना दे दो, मैडम खाना दे दो। बस हमारी यहाँ पे लुइस पिघलने वाली होती है कि तभी साइतो एक अजीब सा और डायलॉग मारता है, बोलता है कि लुइस का तो बॉडी भी जीरो है, एकदम दुबली पतली है, न इसके पास पेट है न हाथ है, एकदम दुबली पतली लकड़ी बनी हुई है। तो ये सुन के हमारी लुइस को और गुस्सा आता है। तो अब लुइस हमारे साइतो को एक और सजा देती है, कहती है कि अब तू सिर्फ भूखा नहीं रहेगा, तू हॉलवे में सोएगा ठंडी में, जा यहाँ से निकल जा। तो साइतो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में तो नंबर 1 है ये बंदा। लेकिन साइतो की नसीब इतनी अच्छी होती है, जब वो हॉलवे में सो रहा होता है तभी उसको वहां पे सिएस्ता देख लेती है और वो बोलती है कि साइतो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के साइतो को लेके जाती है किचन में और वहां पे उसको कुछ बचा कुचा खाना खिला रही होती है, जहाँ पे साइतो मजे से वो बचा कुचा खाना खा रहा होता है कि तभी वहां के जो शेफ होते हैं वो उसको बोलते हैं तुम तो भाई कॉमनर्स के भिखारी जैसे लगते हो यार। तभी सिएस्ता हमारे साइतो को बताती है कि जब वो बेहोश था 3 दिनों के लिए, तब तक लुइस ने यहाँ पे बहुत महंगे से महंगे डॉक्टर और महंगे से महंगे इलाज का सामान मंगाया था साइतो के लिए। फिर साइतो चुपचाप यहाँ से निकलता है अपने हॉलवे की तरफ सोने के लिए। तो उसको वहाँ पे किरीच का फेमिलियर सैलामेंडर दिखता है। तो वो सैलामेंडर यहाँ पे असल में साइतो का इंतजार कर रहा होता है। वो सैलामेंडर असल में साइतो को अपने मुंह से पकड़ता है और उसको घसीटते हुए किरीचे के रूम में लेके जाता है। तो यहाँ पे घुसते ही किरीच हमारे साइतो को सेड्यूस करना शुरू करती है और हमारी किरीच साइतो को किस करने वाली होती है। तो साइतो तो इस वक्त 7वें आसमान पे होता है, लेकिन उसी वक्त लुइस यहाँ पे आ जाती है। साइतो तो हमारी किरीच के प्यार में इतना बेहोश हो चुका होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो हमारी लुइस को साइतो को उसके कान से पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता है अपने रूम में। वहाँ पे लुइस साइतो के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करती है। वो एक विप लेके आती है और उससे साइतो को मारना शुरू कर देती है। फिर कुछ स्ट्राइक्स पड़ने के बाद साइतो बोलता है ओए लुइस, ऐसा बोल के लुइस का हाथ पकड़ता बोलता है तुझे जलन फील हो रहा है ना कि मुझे किरीच इतना भाव दे रही है और तू नहीं दे पा रही? हाँ बता बता बता। ये बात सुनकर लुइस सीधा साइतो के मेन पार्ट पे एक घुटना मारती है और साइतो का भाई हालत खराब हो जाता है। लुइस कहती कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइतो किसी भी लड़की के साथ घूमे या न घूमे, लेकिन उसे किरीच के साथ नहीं घूमना क्योंकि किरीच हमारी लुइस की दुश्मन है। बाद में साइतो बताता है कि सैलामेंडर उसे जबरदस्ती लेकर गया था। इस पर लुइस कहती है कि बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वह तो उसका फैमिलियर और थियोरेटिकली एक तलवार चलाने वाला है। साइतो जवाब देता है कि गीश से लड़ाई उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने सोर्ड यूज की और उस वक्त भी उसका जिस्म खुद चलने लगा था। अगले दिन लुइस फैसला करती है कि वह साइतो को शहर ले जाएगी। कृषि उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और टैबिथा को मना लेती है कि वह दोनों मिलकर उनका पीछा करें। लुइस असल में साइतो को वेपन शॉप ले जाती है ताकि वह एक तलवार ले सके। साइतो जिस तलवार को पसंद करता है उसकी कीमत 3000 गोल्ड कॉइन होती है जो लुइस के लिए बहुत महंगी है। लुइस के पास सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन होते हैं जिससे बस एक पुरानी घिसी पिटी तलवार ही मिल सकती है। वापस आते हुए साइतो को याद आता है कि सिएस्ता ने बताया था कैसे लुइस ने उसके इलाज के लिए महंगा मेडिसिन मंगाया था। यह सब देखकर किर्शे डिसाइड करती है कि वह साइतो के लिए वही महंगी तलवार खरीदेगी और उसी दिन बाद में वह तलवार साइतो को गिफ्ट कर देती है। लुइस और किर्शे दोनों चाहती हैं कि साइतो फैसला करे कि उसे कौन सी तलवार चाहिए, लेकिन साइतो कुछ बोल पाए उससे पहले ही दोनों लड़कियां फिर से झगड़ा शुरू कर देती हैं। अचानक एक आवाज आती है जो उन दोनों बेवकूफ औरतों को चुप रहने को कहती है। लुइस और किर्शे दोनों गुस्से में साइतो की तरफ पलटती है, लेकिन टैबिथा शांत सा कह देती है कि यह आवाज साइतो से नहीं तलवार से आई है। वाकई वह तलवार बोल सकती है, एक इंटेलिजेंट सोडू। साइतो को यह तलवार पसंद आ जाती है। वह अपना तारुफ देता है और तलवार भी। तलवार का नाम है डर्फलिंगर। ओसमोंड के पास रात को शाही महल का एक संदेश आता है काउंट मॉट से। वह अकेडमी को होशियार रहने का अनुदेश देता है क्योंकि आसपास एक चोर घूम रहा है। उस रात साइतो बाहर लॉन्ड्री कर रहा होता है जब सिएस्ता उसके पास आती है। वह उसकी मदद करती है और फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि साइतो ने उसे बहुत हिम्मत दी। फिर लुइस के कमरे की तरफ वापस जाते हुए साइतो को फिर से किर्शे अपने कमरे में बुला लेती है और वह साइतो को हर तरह की चीजें ऑफर करती है, तलवार, तालिस्मान, जबकि एक किताब जो उसके खानदान की विरासत है। पर साइतो को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब वह मना करता है तो किर्शे उसे जोर से जमीन पर गिराकर सेड्यूसिंग करने की कोशिश करती है। तभी लुइस दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को उसी हालत में देख लेती है। लुइस साइतो को वापस ले जाकर फिर से अपनी विप से पिटाई लगाती है। अगले दिन लुइस साइतो को बाकी फेमिलियर्स के साथ बाहर रुकने को कह देती है जब वह क्लास में होती है। तो साइतो मॉन्स्टर्स के बीच खुद को अजीब महसूस करता है और वह इधर उधर घूमते हुए उस शेफ से टकराता है जिन्होंने पहले भी उसे खिलाया था। शेफ उसे फिर खाना देता है और एक बड़ी बात बताता है कि सिएस्ता अकेडमी छोड़कर काउंट मॉट के लिए काम करने चली गई है। और बाद में लुइस के कमरे में सोर्ड डर्फलिंगर अंदाजा लगाता है कि शायद सिएस्ता को काउंट मॉट ने अपनी मिस्ट्रेस बनाने के लिए बुलाया हो और ऐसी हालातों में नोबल्स के बीच यह आम बात होती है। गिश से काउंट मॉट के मैंशन का रास्ता जानने के बाद साइतो अकेला ही सिएस्ता को मदद देने चला जाता है और मॉट सिएस्ता को छोड़
छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं होता, जिससे सैतो को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि सिएस्ता बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और मॉट से सैतो को माफ करने को कहती है। मॉट तब बताता है कि वह एक खास किताब ढूंढ रहा है, जर्ब्स्ट फैमिली का एयरलूम, क्योंकि मॉट सिएस्ता के बदले वह किताब लेने को तैयार होता है। सैतो तुरंत स्कूल की तरफ भाग पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लुइस से होती है और वह उसे अपने कमरे में वापस ले जाती है। लुइस चाहती है कि वह सिएस्ता को छोड़ दे, लेकिन जैसे ही लुइस सो जाती है तो सैतो चुपके से किर्शे के कमरे की तरफ निकल पड़ता है। किर्शे उसे वह किताब देने को तैयार होती है, लेकिन बदले में चाहती है कि सैतो उसके साथ डेट पर जाए। ये बात सुनकर सैतो गुस्से से भर जाता है और वह गोल्ड सोडो जो किर्शे ने खरीदा था, डर्फलिंगर नहीं, उठाता है और घोड़े पर बैठकर सीधा मॉट के मैंशन की तरफ पड़ता है। उसको निकलते टैबिथा देख लेती है, जो किर्शे के साथ मिलकर लुइस को उठाती है और बताती है कि उसका फैमिलियर भाग गया है। मॉट के मैंशन पे सैतो को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसे फिर से काउंट के सामने ले जाया जाता है। सैतो अपनी तलवार खींच लेता है तो मॉट पानी की मैजिक से उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद मॉट बर्फ के तीर बनाकर सैतो पर चलाता है। खुशकिस्मती से लुइस उसी वक्त कमरे में घुस आती है और तीर और सैतो दोनों को उड़ा देती है। इसके बाद वह अपने फैमिलियर की हरकतों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार एमडेंस किर्शे ही करती है अपना फैमिली हीरो मॉट को देकर काउंट खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और सिएस्ता को आजाद कर देता है। थोड़ी देर बाद सैतो को पता चलता है कि वह किताब असल में 1975 का एक पॉर्न मैगजीन है। किर्शे ये बात कंफर्म करती है कि उसके ग्रैंडफादर ने इसे बहुत साल पहले समन किया था, यानी शायद सैतो के ही वर्ल्ड से आया होगा। स्कूल वापस आने पर सिएस्ता सैतो का शुक्रिया अदा करती है और उसके गाल पर एक किस देती है। सैतो फिर लुइस को थैंक और सॉरी बोलने जाता है। बदकिस्मती से लुइस पहले ही उसकी सजा का प्लान बना चुकी होती है, 100 व्हिप के लैशेस या फिर लगभग मौत के करीब पहुंचने तक भूखा रखना की। फिर रात के गहरे अंधेरे में फुके अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक घर में घुस जाती है और कुछ चुराए हुए हीरे मोती ले जाती है। ट्रिस्टेन एकेडमी ऑफ मैजिक में लुइस सैतो को अपकमिंग कॉम्पिटिटिव शो ऑफ फेमिलियर्स के लिए ट्रेन कर रही होती है। सैतो एक परफॉर्मेंस का सजेशन देता है जहां वह लुइस की पैंटीज धोएगा, लेकिन ये आइडिया उसे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बदले लुइस डिसाइड करती है कि सैतो को डर्फलिंगर के साथ कुछ करना चाहिए, लेकिन सैतो को याद आ जाता है कि पिछली बार काउंट मॉट के सामने वह तलवार इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था। वह बाहर जाकर डर्फलिंगर को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन बस एक बेवकूफ की तरह लगता रहता है। जब वह जमीन पर लेटे हुए थक चुका होता है तो तभी सिएस्ता वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या वह कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि इस साल प्रिंसेस हेनरिएटा भी आने वाली है। बातें करने के बाद सिएस्ता जाने लगती है, लेकिन फिर मुड़कर साइटो को कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करे। अगले दिन हेनरिएटा बहुत धूमधाम के साथ अकादमी पहुंचती है। साइटो नोटिस करता है कि भीड़ में खड़ी लुइस हल्का सा शर्मा रही है। फिर शाम तक भी साइटो कंपटीशन के लिए कोई परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर पाता। वह फिर से पैंटी वॉशिंग का आइडिया देता है, जिससे लुइस एक बार फिर गुस्सा हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से साइटो के लिए दरवाजे पर नॉक हो जाती है और वह पिटाई से बच जाता है। क्लोक पहनी हुई जो लड़की अंदर आती है वह कोई और नहीं बल्कि हेनरिएटा ही होती है और वह आते ही लुइस को जोर से गले लगा लेती है। पता चलता है कि दोनों बचपन की दोस्त हैं। तब लुइस ने कहा था कि अगर कभी हेनरिएटा उदास होकर रोना चाहे तो बस उसे बता दे, लुइस उसे गले लगाकर संभाल लेगी। और हेनरिएटा ने वादा किया था कि जब भी लुइस मुश्किल में होगी वह जरूर मदद करेगी। आज की हेनरिएटा भी लुइस और साइटो दोनों से मिलना चाहती थी। अपने बचपन के उसी वादे की वजह से काउंट मॉट वाले इंसिडेंट में उन दोनों पर से इल्जाम हटवाने के लिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। जब हेनरिएटा को जाना होता है तो वह लुइस को एक और हक देती है और साइटो को कहती है कि कल पूरी मेहनत करे। साइटो कूल बनने की कोशिश करता है और हेनरिएटा को बोल देता है कि वह जरूर कुछ देखने लायक करेगा और लुइस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन साइटो बार बार उसके अटैक्स टॉस कर लेता है। हेनरिएटा अपना क्लोक पहनती है और जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहती है कि वह सही थी, आखिर में आजादी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अगले दिन सारे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स अपने अपने फैमिलियर्स को कंपटीशन में दिखाते हैं। जब लुइस की बारी आती है तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उसे अपने फैमिलियर को एक कॉमनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। साइटो डर्फलिंगर के साथ कूल बनने की कोशिश करके सबको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा खुद ही बेवकूफ लगने लगता है। अंत में लुइस उसे कान पकड़कर स्टेज से घसीट लेती है। इस बीच फुके अकादमी के अंदर आ चुकी होती है और ट्रेजर रूम में घुसने की कोशिश कर रही होती है। वह बाहर एक गोलम समन करती है, लेकिन तभी उसे लुइस और साइटो देख लेते हैं। जब गोलम दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है तो साइटो लुइस को धक्का देकर रास्ते से हटा देता है। साइटो लुइस को भागने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी जगह वह साइटो को छुड़ाने के लिए एक फायरबॉल कास्ट करती है, पर लुइस द जीरो होने की वजह से स्पेल मिसफायर हो जाती है और लगभग साइटो को जला देती है। हालांकि उसकी स्पेल से ट्रेजर वॉल्ट की बाहरी दीवार में एक दरार पड़ जाती है। यह मौका देकर
देखकर फुके अपने गोलम को ऑर्डर देती है कि दरार पर मुक्का मारकर दीवार में सुराख बना दे और कंपटीशन पर वापस टैबिथा को विनर चुना गया था। हेनरिएटा ने उससे रिक्वेस्ट की कि वह अपने ड्रैगन सिल्फ की उड़ान फिर से दिखाए तो टैबिथा तुरंत आसमान में ऊपर चली गई। जैसे ही वह ऊपर थी तभी फर्स्ट जोर से हिलने लगता है और गोलम ट्रेजर वॉल को तोड़ने के लिए पंच मार रहा होता है। सिल्फ और टैबिथा हवा में ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि फुके वॉल्ट से बाहर आ रही है स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन चुराकर, और जब गोलम साइटो को नीचे गिरा देता है तो सिल्फ ठीक वक्त पर उसे पकड़ लेती है। फुके भाग निकलती है और इसके बाद के कैओस में लुइस हेनरिएटा से माफी मांगने की कोशिश करती है और प्रिंसेस लुइस को ब्लेम नहीं करती और कहती है कि अभी उसे जाना होगा, लेकिन वह दोनों को जल्द ही फिर देखना चाहती है। हेनरिएटा के जाने के बाद लुइस अपनी चिंता साइटो को बताती है और उसे डर है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी हेनरिएटा पर डाल दी जाएगी। रॉयल कोर्ट के बारे में कुछ बुरी अफवाहें चल रही हैं। साइटो को सबसे ज्यादा ये बात खटक रही होती है कि जब वह गोलम के हाथ में फंस गया था तब लुइस क्यों नहीं भागी। लुइस बस इतना जवाब देती है, एक मेज जो अपने फैमिलियर को छोड़कर भाग जाए वह मेज होता ही नहीं। क्लासरूम में लुइस गुस्से से कांप रही होती है क्योंकि किर्चे साइटो को हाथ से खाना खिला रही होती है। लुइस साइटो की पिटाई कर रही होती है जब किर्चे कैजुअली मेंशन करती है कि हेनरिएटा को फुके के एक्शंस का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि स्कूल के सारे गार्ड्स को प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए रीअसाइन कर दिया गया था। फिर लुइस और टैबिथा को हेडमास्टर के ऑफिस बुलाया जाता है और किर्चे भी उनके साथ चली जाती है। वहां मिस लॉन्गवेल सबको बताती है कि एक आई विटनेस ने एक सस्पिशियस शख्स को जंगल के अंदर एक सुनसान घर में देखा है। लुइस जब ड्राइंग देकर फुके को पहचान लेती है तो ऑसमंड फैसला करता है कि स्टाफ को उन्हें खुद ही वापस लाना होगा, लेकिन कोई भी मेज इस काम के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में लुइस, किर्चे और टैबिथा वॉलंटियर कर देती है और मिस लॉन्गवेल उनकी गाइड बनेंगी। जब वे घोड़ों की बग्घी में सफर शुरू करते हैं तो साइटो पूछता है कि फुके जैसी एक नोबल चोरी क्यों करेगी। उसका असम्पशन होता है कि फुके जरूर नोबल होगी क्योंकि वह मैजिक यूज कर सकती है। मिस लॉन्गवेल उसकी बात को गलत साबित कर देती है, यह बताते हुए कि हर मेज नोबल नहीं होता, कई तरीके होते हैं जिनके जरिए एक नोबल कॉमनर बन सकता है और मिस लॉन्गवेल खुद भी उन्हीं में से एक है। सौभाग्य से ऑसमंड नोबल्स और कॉमनर्स के बीच फर्क करने में सख्त नहीं है। इस दौरान किर्चे और लुइस आपस में बहस शुरू कर देती है और साइटो बेचारा बीच में फंस जाता है। जब वह दोनों को अलग करता है किर्चे फिर से उसे वही गोल्डन स्वॉर्ड दे देती है। साइटो के पास पहले से ही डरफलिंगर होती है, लेकिन किर्चे के जोर देने पर वह गोल्डन स्वॉर्ड भी साथ रखने का फैसला कर लेता है। वे लोग आखिरकार उस पुराने सुनसान घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। टैबिथा एक पुराना सा चेस्ट नोटिस करती है और उसे खोलती है तो उसमें स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलने का वक्त ही होता है कि बाहर से लुइस की चीख सुनाई देती है। अचानक घर की छत झट से उखड़कर एक विशाल गोलम सामने आ जाता है। न टैबिथा का विंड मैजिक असर करता है न किर्चे की फायर मैजिक। टैबिथा तुरंत अपने ड्रैगन सिल्फ को बुलाती है। बाहर लुइस गोलम पर मैजिक चलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका जादू एक छोटी सी एक्सप्लोजन से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। साइटो उसे भागने को कहता है पर लुइस मना कर देती है क्योंकि वह एक नोबल है। उसके मुताबिक जादू करना किसी को नोबल नहीं बनाता। नोबल वह होता है जो दुश्मन के सामने से भागता नहीं। साथ ही वह ये भी साबित करना चाहती है कि वह लुइस जीरो नहीं है। गोलम अपना बड़ा सा हाथ लुइस पर पटकने जाता है, लेकिन साइटो भागकर उसे पकड़ लेता है और साइड में गिरते हुए उसकी जान बचा लेता है। जब लुइस गुस्से में कहती है कि वह बीच में मत आए तो साइटो उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि अगर वह मर जाती तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लुइस आंसुओं में टूट पड़ती है, यह कहकर कि सब लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अगर वह भाग जाती तो लोग और ज्यादा हंसेंगे। साइटो उसके रोते हुए चेहरे को देखकर उसे टैबिथा, किर्चे और सिल्फ के हवाले कर देता है। फिर साइटो किर्चे का दिया हुआ गोल्डन स्वॉर्ड निकालता है और गोलम पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही तलवार गोलम को लगती है ब्लेड तुरंत टूटकर बिखर जाती है। फिर साइटो डरफ्लिंगर का इस्तेमाल करता है और इस बार उसका रून तेज रोशनी से चमक उठा है। साइटो तेजी से गोलम की एक एक टांग और हाथ को काट देता है, लेकिन गोलम तुरंत अपने टुकड़े दोबारा बना लेता है। इस बीच लुइस फैसला करती है कि वह स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का बॉक्स किर्चे से ले लेगी। वह सिल्फ से नीचे जंप मार देती है और हवा में ही बॉक्स खोलकर एक अजीब सी हरे रंग की ट्यूब निकाल लेती है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि वह क्या चीज है या कैसे चलती है, लेकिन साइटो उस ट्यूब को देखते ही पहचान लेता है और उसकी तरफ भाग पड़ता है। जैसे ही वह ट्यूब लुइस के हाथ से लेता है उसका रून एक बार फिर चमक उठता है। साइटो तुरंत समझ जाता है कि यह असल में एक रॉकेट लॉन्चर है। वह उसे खोलता है और गोलम पर फायर कर देता है। जोरदार धमाके के साथ गोलम का सिर उड़ जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। किर्चे भागते हुए साइटो के पास पहुंचती है और उसे जोर से गले लगा लेती है, लेकिन टैबिथा सबसे जरूरी सवाल पूछती है, फुके कहाँ है, क्योंकि यह गोलम उसका था। इसी वक्त मिस लॉन्गवेल रॉकेट लॉन्चर को उठाती है और अपनी असली हकीकत सामने लाती है, वही फुके होती है। साइटो डरफ्लिंगर की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फुके उन पर रॉकेट लॉन्चर तानकर उन्हें हिलने से मना कर देती है। फुके ने स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन तो चुरा लिया था, लेकिन वह परेशान थी क्योंकि उसे चलाना
चलाना आता ही नहीं था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि साइटो ने अनजाने में ही उसे दिखा दिया कि यह चीज कैसे चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गंडोल्फ से उम्मीद की जाती है। बाकी सब लोग नेचुरली समझ ही नहीं पाते कि गंडोल्फ का मतलब क्या है। खैर, फुके तैयार होती है रॉकेट लॉन्चर से सबको उड़ा देने के लिए, लेकिन लॉन्चर चलने से इनकार कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए साइटो तेजी से उसकी तरफ भागता है और डर्फलिंगर के हिल्ट से उसके पेट पर जोर से वार करता है। उसे पहले से ही पता था कि ये वेपन सिर्फ एक ही शॉट देता है, क्योंकि ये उसकी दुनिया का रॉकेट लॉन्चर था। आफ्टरमैथ में फुके को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है और स्टाफ ऑन ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस ट्रेजर वॉल्ट में रख दिया जाता है। लेकिन साइटो को बाकी सबकी तरह रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वह एक नोबल नहीं है। साइटो को इस बात की परवाह नहीं, पर हाँ, उसके पास एक सवाल जरूर है जो वह ऑसमंड से पूछना चाहता है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो साइटो ऑसमंड को बताता है कि स्टाफ ऑन ऑफ डिस्ट्रक्शन असल में उसकी अपनी दुनिया का एक वेपन था। यह सुनकर ऑसमंड को 30 साल पहले का एक वाकया याद आ जाता है, जब एक बीस्ट ने उस पर हमला किया था और एक जख्मी आदमी ने रॉकेट चलाकर उसकी जान बचाई थी। वह आदमी अपनी ही चोटों की वजह से गिर पड़ा था और ऑसमंड उसे स्कूल वापस ले आया, लेकिन वह बचा नहीं। उस आदमी के पास स्टाफ ऑन ऑफ डिस्ट्रक्शन के 2 पीसेज थे, एक वह जो ऑसमंड की जान बचाने के बाद उस आदमी के साथ ही दफन कर दिया गया और दूसरा ऑसमंड ने रॉयल कोर्ट को पेश किया। दुर्भाग्य से इतनी जानकारी मिलने के बावजूद भी साइटो को घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। उस रात डांस पार्टी के दौरान साइटो एक कोने में खड़ा घर की याद में डूबा होता है, तभी लुइस अपनी एंट्री लेती है। कई लड़के उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सबको छोड़कर सीधा साइटो के पास आ जाती है और जब डांस शुरू होता है तो लुइस चाहती है कि वह साइटो के साथ डांस करे। वह उसे बताती है कि अब वह उसकी बात पे यकीन करती है कि साइटो वाकई किसी दूसरी दुनिया से आया है। जब लुइस को पता चलता है कि साइटो अभी भी अपने घर वापस जाना चाहता है तो वह उसका शुक्रिया अदा करती है उसे गोलम से बचाने के लिए। साइटो के लिए तो यह सब बिल्कुल प्राकृतिक था, क्योंकि वह उसका फैमिलियर है। लुइस उसकी बात सुनकर दिल से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, हल्की सी शर्म से रंग जाती है जब दोनों डांस करते रहते हैं। साइड लाइंस पर खड़ा डर्फलिंगर ये सब देखकर कमेंट करता है कि पहली दफा उसने किसी फैमिलियर को अपने मास्टर के साथ डांस करते देखा है। रॉयल पैलेस में हेनरिएटा लुइस को शेवेलियर का टाइटल देती है। प्रिंसेस साइटो का भी शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि वह लुइस का ख्याल रखे। फिर वह अपना हाथ साइटो की तरफ बढ़ाती है, एक ऐसी अनुमति के साथ कि वह उस पर लॉयल्टी का वाव रखते हुए उसके हाथ को किस करे। साइटो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि ये हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है जब तक लुइस उसे बताती नहीं, लेकिन साइटो उसकी बात को उल्टा समझ लेता है और हाथ पे किस करने के बजाय सीधा जाकर हेनरिएटा के होंठों पर किस कर देता है। इस अनहोनी एक्सपीरियंस से हेनरिएटा बेहोश हो जाती है और अगले ही पल लुइस साइटो को जोर शोर से पीटना शुरू कर देती है। बाद में हेनरिएटा दोनों को बताती है कि उसके पास उनके लिए एक खास रिक्वेस्ट है कि शहर जाकर उन रूमर्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो नोबल लोगों के जरिए कॉमनर्स पर हो रही जबरदस्ती और जुल्म से संबंधित है। लुइस मिशन एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट की कोई हद नहीं होती जब उसे कॉमनर जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऊपर से पैसों की कमी, न घोड़ा लेने के लिए काफी, न होटल में रुकने के लिए। साइटो मशवरा देता है कि वह कोई सस्ती जगह ढूंढ ले, लेकिन लुइस का कहना है कि वह इतनी चीप जगह पर सोने का सोच भी नहीं सकती। साइटो फिर कहता है कि यह काम एक नोबल प्रिंसेस टाइप लड़की के बस की बात नहीं, और यह बात सुनते ही लुइस गुस्से से भड़ककर अकेली ही निकल जाती है। उसकी निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि लुइस ने कैसीनो में सारा पैसा हार दिया। वह उनके पास जो कुछ था उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उनकी मुसीबतों का जवाब तब सामने आता है जब एक अजीब सी ड्रेस्ड आदमी उनके पास आता है और अपना नाम स्कैरोन बताता है। वह उन्हें एक रूम देने का ऑफर करता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वह शर्त सिर्फ लुइस से संबंधित होती है। दरअसल स्कैरोन एक जगह चलाता है, फेयरीज ऑफ चार्मिन, जहाँ लड़कियां मेड आउटफिट्स पहनकर काम करती हैं और लुइस अब वहाँ की सबसे नई मेड होती है। स्कैरोन सबको ये कहानी सुनाता है कि लुइस और साइटो दोनों बहन भाई हैं जो अपने बाप के कर्ज के कारण बेचे जाने से बचने के लिए भाग आए। लुइस ग्राहकों को सर्व करने में लग जाती है जबकि साइटो किचन के पीछे बर्तन धो रहा होता है, और उसके साथ होती है जेसिका, एक लड़की जो काफी वेल एंडाउड है। लुइस को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि साइटो और जेसिका कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान तब हट जाता है जब स्कैरोन अनाउंस करता है कि इस हफ्ते चिप रेस वीक है। विनर को मिलेगा एक स्पेशल बुस्टियर जिसमें चार्म मैजिक लगा हुआ है जो पहनने वाले को जितना चाहे उतना पैसा कमाने की शक्ति देता है। लुइस का इंटरेस्ट तुरंत ही उस लास्ट लाइन पर अटक जाता है और वह सोचती है कि यही उसका मौका है। लुइस की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसका नोबल होने का घमंड उसे कॉमनर्स को सर्व करने ही नहीं देता। जैसे ही बिजनेस आवर्स शुरू होते हैं, आदमी उसे घूरने लगते हैं और उसके छोटे से बस्ट के बारे में बेहूदी कमेंट्स करते हैं। एक आदमी तो इतना आगे बढ़ जाता है कि उससे वाइन माउथ टू माउथ पिलाने को कहता है और जवाब में लुइस सीधा वो वाइन उसके सिर पे उड़ा देती है। खुशकिस्मती से स्कैरोन उस सिचुएशन को संभाल लेता है और लुइस को वहां से निकाल देता है। उस रात थका हुआ साइटो कमरे के फ्लोर पे सो जाता है और बेड लुइस को दे देता है। लुइस को नींद ही नहीं आती। वह साइटो की जोर जोर की खर्राटे सुनते हुए लेटी
रहती है। अचानक उसके कान किसी अजीब सी आवाज को पकड़ते हैं। वह ऊपर देखती है, छत से 3 बैट्स उल्टी लटकी होती हैं। कुछ पल बाद वे बैट्स नीचे आकर उसके आसपास घूमने लगती हैं, जिससे बचने के लिए लुइस बेड से छलांग मारकर नीचे आ जाती है। फिर वह धीरे से साइटो के पास जाकर फ्लोर पर ही उसके ब्लैंकेट के नीचे आ जाती है और दोनों एक ही कंबल के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह भी लुइस का हाल बेहतर नहीं होता यह है। वह फिर एक आदमी के सिर पर वाइन उड़ा देती है और दूसरे आदमी को थप्पड़ मार देती है। लुइस और वेट्रेस का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल ही मैच नहीं खाता। किचन में साइटो को पता चलता है कि जेसिका असल में स्कैरोन की बेटी है। जब लुइस उन दोनों को इतनी खुशी से बात करते देखती है, उसकी नजर जेसिका के बहुत बड़े चेस्ट पर जाकर अटक जाती है। गुस्से से उबलती हुई लुइस सीधा एक वाइन बोतल साइटो के सिर पर दे मार देती है और वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में साइटो होश में आता है तो खुद को एक प्राइवेट रूम में पाता है। जेसिका उसके पास बैठी होती है। जेसिका को अब समझ आ गया होता है कि साइटो और लुइस असल में भाई बहन नहीं है और लुइस वाकई एक नोबल है। वह साइटो से पूछती है कि क्या वह लुइस का सर्वेंट है, लेकिन साइटो सीधी बात को नकार देता है और खुद को एक अजीब सी मिस्टीरियस वाइब देने की कोशिश करता है। जेसिका की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वह उसके बिल्कुल करीब आ जाती है, उसके चेस्ट को सीधा साइटो के चेहरे के सामने लाकर, सिर्फ ये जानने के लिए कि साइटो क्या छुपा रहा है। इसी वक्त लुइस धड़ाम से रूम का दरवाजा खोलती है और गुस्से में चिल्लाती है कि साइटो यहाँ क्या कर रहा है। साइटो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वह इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था और फिर तुरंत बेड से उठकर सीधा हो जाता है। लुइस उसकी एक भी बात नहीं मानती और जवाब में उसके क्रॉच पर जोरदार किक मार देती है। जब लुइस साइटो को घसीटते हुए बाहर ले जा रही होती है तो जेसिका उसे रोक लेती है और उसकी नौकरी के बारे में बात करती है। उसे पता होता है कि लुइस काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर पा रही है। फिर वह सीधी बात कह देती है, लुइस का काम इसीलिए खराब चल रहा है क्योंकि उसका बस्ट इतना छोटा है। जेसिका की यह बात लुइस को अंदर तक चुभ जाती है और वह अपने आप से कसम खाती है कि वह चिप रेस जीतकर दिखाएगी। उस रात एक भारी भरकम आदमी अपने कई गार्ड्स के साथ इनमें घुस आता है और सारे ग्राहकों को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। जेसिका साइटो को बताती है कि यह आदमी टैक्स कलेक्टर चेलेन है जो खुद टैक्स नहीं देता। फिर लुइस उसकी तरफ बढ़ती है, ये समझकर कि ये कोई अमीर नोबल होगा जिसे सर्व करना है। लेकिन चेलेन की पहली नजर सीधे लुइस के चेस्ट पर जाती है और वह तुरंत ही निराशा में मुंह बना लेता है। फिर वह आगे बढ़कर हाथ से उसका साइज चेक करने की कोशिश करता है। इसके जवाब में उसे लुइस की सीधी मुंह पर किक मिलती है। चेलेन और उसके गार्ड गुस्से से पागल हो जाते हैं, लेकिन साइटो तुरंत लुइस और उन आदमियों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और तभी साइटो को याद आता है कि वह डेरफलिंगर तो कमरे में ही छोड़ आया है। गार्ड साइटो को पीटने ही वाले होते हैं कि लुइस अपना मैजिक ब्लास्ट छोड़ देती है। इससे चेलेन को समझ आ जाता है कि वह एक नोबल है और जब लुइस उसे वह रॉयल फैमिली परमिट दिखाती है जो हेनरिएटा ने दिया था, ये तो चेलेन तुरंत घुटनों पे आ जाता है, झुकर माफी मांगता है और अपना सारा पैसा उसके सामने रख देता है। चेलेन और उसके आदमी भागते हुए इनसे निकल जाते हैं। फिर जेसिका और स्कैरोन घोषणा करते हैं थे, इतने सारे पैसों की वजह से चिप रेस की विनर लुइस है। रात को अपने कमरे में लुइस चिप रेस कॉन्टेस्ट वाली बस्टियर पहनकर सामने आती है। क्योंकि उसने यह आउटफिट खास तौर पर साइटो के लिए पहना होता है, वह उससे कुछ कहने को कहती है, न कि बस ऐसे ही मुंह खोलकर उसे घूरते रहने को। साइटो के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, त्रे बियां, फ्रेंच में वेरी गुड। यही वही वाक्य है जो स्कैरोन पूरे समय बार बार बोलता रहता था। लुइस थोड़ी निराश होकर सोचती है कि काश साइटो उसकी तारीफ कुछ अच्छे शब्दों में करता। इसी बीच कहीं दूर फोके की जेल सेल का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक रहस्यमयी आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह सायों में छुपा होता है उसके सामने खड़ा होता है। वह पहले उसे फोके कहकर बुलाता है, फिर खुद ही अपनी गलती सुधारता है। मैटिल्डा ऑफ साउथ को था। जब साइटो और लुइस घोड़े पे बैठकर स्कूल वापस जा रहे होते हैं तो लुइस को गुस्सा चढ़ चुका होता है क्योंकि साइटो उसे पकड़ने के लिए सीधा उसके चेस्ट को ही होल्ड कर रहा होता है। ऊपर से साइटो का यह कह देना कि तुम्हारा चेस्ट तो फ्लैट है। लुइस का सब्र वहीं खत्म हो जाता है और वह तुरंत उसे एल्बो मारकर घोड़े से गिरा देती है। अगले सीन में वे दोनों तबिथा और किरचे को एक कैरेज में चढ़ते हुए देखते हैं। किरचे लुइस को बताती है कि वे लोग तबिथा के घर जा रहे हैं। साइटो उन्हें अच्छे सफर की दुआ देता है और इसी बीच उसका चेहरा एक बार फिर किरचे के ब्रेस्ट्स में दब जाता है और लुइस सीधे उसके सिर पर एक जोरदार किक मार देती है। कैरेज के अंदर किरचे तबिथा से बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन नीले बालों वाली तबिथा तो बस अपनी किताब में ही डूबी रहती है। किरचे फिर उनके ओवरसीज स्टूडेंट होने का टॉपिक छेड़ती है और पूछती है कि तबिथा विदेश में पढ़ने क्यों आई है, पर तबिथा कोई जवाब नहीं देती। इस पर किरचे खुद ही कन्फेस करती है कि वह बचपन में एक ट्रबल मेकर थी, लेकिन तबिथा तब रिएक्ट करती है जब किरचे अपने बारे में कहती है कि वह एक ऐसी शख्स थी जिसे निकाल दिया गया था। अचानक कैरेज रुक जाती है। एक किसान आता है और किरचे को बताता है कि लेक लैगडोरियन ओवरफ्लो हो गया है, इसलिए उन्हें एक लंबा डिटूर रोड लेना पड़ेगा। ट्रिस्टेन वापस आने पर लुइस साइटो को और ज्यादा हाउसवर्क दे देती है। जब वह बाहर लॉन्ड्री करने जाता है तो उसकी नजर आंगन के दूसरी तरफ पड़ती है जहां मोंटेमोरेंसी गुस्से में गीश पर चिल्ला रही होती है। वहीं उसे एक बड़ा सा पॉट दिखाई देता है और उसके दिमाग में एक आइडिया चमक जाता है। हेड शेफ से पॉट लेने के बाद
साइटो रात के लिए अपना छोटा सा प्लान तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ कैरेज में सफर करते हुए किरचे देखती है कि झील का पानी हर जगह घरों को डुबो चुका है। फिर उसकी नजर एक रोड साइन पर पड़ती है जिस पर एक क्रेस्ट बना होता है। किरचे उसे तुरंत पहचान लेती है। यह गालिया रॉयल फैमिली का क्रेस्ट था। दोनों आखिरकार एक बड़े से मेंशन के सामने पहुंचती हैं जिसके फ्रंट डोर पर भी वही क्रेस्ट लगा होता है। एक बुजुर्ग सर्वेंट दरवाजा खोलता है और तबीथा का स्वागत करता है, लेकिन वह उसे अजीब तरह से शार्लेट कहकर पुकारता है। किरचे हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें तबीथा के फादर का पहले ग्रीटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन तबीथा सिर्फ सिर हिलाकर मना कर देती है और किरचे से कहती है कि वह लिविंग रूम में इंतजार करे। लिविंग रूम में किरचे की नजर एक पोर्ट्रेट पर जाती है और फायरप्लेस के ऊपर एक आदमी की तस्वीर होती है और वह शख्स तबीथा का फादर हो सकता है या फिर तबीथा का राज इस मेंशन में कहीं ज्यादा गहरा था। फिर बटलर उनके पास चाय लेकर आता है और अपना परिचय देता है, परसेरिन, ड्यूक के घर का पुराना बटलर। फिर वह बताता है कि शार्लेट का पिता ड्यूक ऑफ ऑनरलेआंग का था जो तत्कालीन राजा का छोटा भाई था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। वह रॉयल फैमिली का दूसरा बेटा था और जब 5 साल पहले पुराने राजा की मौत हुई तो उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया कि क्या क्यों कोई हो, और इसी संघर्ष के बीच ड्यूक ऑफ ऑनरलेआंग को जहरीले तीर से मार दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मौजूदा राजा जोसेफ के समर्थक भविष्य के खतरे को भी मिटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शार्लेट को भी निशाना बनाया। शार्लेट और उसकी माँ को एक डिनर पार्टी का न्योता मिला। वहाँ एक हत्यारे ने शार्लेट को एक खास ड्रिंक दी, लेकिन जैसे ही शार्लेट की माँ ने उस आदमी के चेहरे पर वह शैतानी मुस्कान देखी, उसने तुरंत वह ड्रिंक अपनी बेटी से छीनकर खुद पी ली। वह ड्रिंक पागल कर देने वाले वाटर मैजिक जहर से भरी हुई थी और शार्लेट की माँ धीरे धीरे अपना होश खो बैठी। बाद में जब यह सच सबके सामने आया तो उस नोबल को सजा दे दी गई, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। अपनी बेटी को बचाने के लिए शार्लेट की माँ ने अपनी जान और अपना होश दोनों कुर्बान कर दिए। जब तक परसेरिन यह कहानी सुना रहा था तबीथा अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। वहीं पता चलता है कि उनकी माँ वाकई पागलपन का शिकार हो चुकी हैं और जासूसों के बारे में बकती रहती हैं और कहती हैं कि लोग उनकी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि वह अपनी गोद में पकड़ी हुई गुड़िया को ही अपनी बेटी शार्लेट समझ बैठी है और तबीथा को पहचान तक नहीं पाती। परसेरिन किरचे को बताता है कि तबीथा नाम असल में उस गुड़िया का नाम था जो उनकी माँ ने कभी उन्हें तोहफे में दी थी, और अपनी माँ पर जो गुजरी उसके बाद भी शार्लेट को खतरनाक मिशन दिए जाने लगे क्योंकि अब भी कुछ लोग थे जो उसे मरवाना चाहते थे। लेकिन शार्लेट मजबूत थी, हर जानलेवा काम उसने हिम्मत से पूरा किया। परसेरिन की ये आखिरी बातें किरचे के दिल को छू जाती हैं क्योंकि आज सुबह उसने अपने बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा था कि उसे भी उसके घर वालों ने यूं ही निकाल दिया था। इसी दौरान तबीथा अपनी माँ से मिलकर वापस आ जाती है और किरचे एकदम साधारण अंदाज में बात करते हुए ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। इसी बीच ट्रिस्टेन में रात ढल चुकी है और साइटो ने उस बड़े देगचे को एक नहाने वाले टब यानी एक बाथ में बदल दिया है। संयोग से सिएस्ता आंगन से गुजरते हुए उस स्पॉट को देख लेती है और जानने के लिए पास आ जाती है। साइटो जब अचानक पानी से ऊपर उभर कर आता है तो सिएस्ता घबरा जाती है और उसके हाथ से चाय की पूरी ट्रे गिरकर उसी पर छलक जाती है। जब साइटो उसे बताता है कि यह क्या है तो सिएस्ता तुरंत कह देती है कि वह भी इसमें नहाना चाहती है। मजाक में साइटो बोल देता है तो फिर मेरे साथ आ जाओ, लेकिन उसके हैरान रह जाने के लिए सिएस्ता इस बात को सच मान लेती है। वह फौरन कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि वह जानती है साइटो कोई अजीब हरकत करने वाला इंसान नहीं है। पहले तो साइटो शर्म से पानी में डूब जाता है मगर धीरे धीरे सिएस्ता का साथ उसे अच्छा लगने लगता है। सिएस्ता उससे पूछती है कि उसका देश कैसा है, पर साइटो बस इतना ही कह पाता है कि वहाँ एक ही चांद होता है और कोई मैच नहीं होते। इसी दौरान मोंटेमोरेंसी किसी अजीब पोषण की तैयारी कर रही होती है और उसे गीश के ड्रिंक में मिलाने वाली होती है, लेकिन तभी गीश देख लेता है कि लुइस बाहर आ जाती है और लुइस साइटो को ढूंढते हुए आंगन तक आ जाती है और देखती है कि साइटो नंगा सिएस्ता के साथ बाथ में बैठकर मजे से बातें कर रहा है। वह इतनी हैरान और शर्मिंदा हो जाती है कि चुपचाप उन्हें देकर वापस भाग जाती है। साइटो और सिएस्ता इतनी मस्ती भरी बातों में खो चुके होते हैं कि उन्हें लुइस के देखने का एहसास ही नहीं होता। सिएस्ता फिर साइटो को बताती है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कहा करते थे कि वह एक और दुनिया में रहते थे और आसमान से गिरकर यहाँ आए थे। साइटो इस बात के बारे में पूछने ही वाला होता है कि सिएस्ता खड़ी होकर बात से बाहर निकल जाती है। कपड़े पहनते हुए वह उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसका समय बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन उसके लिए सबसे खास हिस्सा साइटो खुद था। और उधर लुइस गुस्से से पैर पटकती हुई दूर जा रही होती है, लेकिन खुद ही समझ नहीं पाती कि वह इस तरह भाग क्यों गई। इसी बीच मोंटेमोरेंसी आखिरकार अपने पोषण की एक बूंद गीश के ड्रिंक में गिराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह गीश को कुछ बता पाए लुइस अचानक आती है, ग्लास को पकड़ लेती है और बिना सोचे समझे पूरा ग्लास एक ही सांस में पी जाती है। और फिर रात को जब साइटो अपना बात पूरा करके लुइस के कमरे में लौटता है तो वह देखता है कि लुइस उससे नाराज भी लग रही है और साथ ही उसके गालों पर हल्की सी लाली भी छाई हुई है। अपने हमेशा वाले गुस्से के बजाय इस दफा वह उसे कमजोर से हाथ
मारते हुए कहती है कि वह उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया और सिएस्ता के साथ क्यों था, जबकि लुइस उससे इतना प्यार करती है। यह सब सुनकर साइटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। इसी वक्त मोंटेमोरेंसी कमरे के दरवाजे से झांकती है और तसल्ली से देख लेती है कि पोषण ने वैसा ही असर किया है जैसा उसने सोचा था। पर दूसरी तरफ तबिथा को राजा की तरफ से एक नया हुक्म मिल गया है और उसे वह काम कल ही अंजाम देना है। परसेरिन उसे जंग के लिए शुभकामनाएं देकर वापस चला जाता है। तबिथा किरचे से कहती है कि वह यहाँ रुककर उसका इंतजार करे क्योंकि वह अपना फर्ज निभाने जा रही है। किरचे उसे बताती है कि वह सब कुछ परसेरिन से जान चुकी है और वह इस बार उसे अकेले नहीं जाने देगी। तबिथा कहती है कि यह काम खतरनाक है मगर किरचे के लिए वही वजह काफी है साथ जाने की। फिर उस रात देर से किरचे सुनती है कि तबिथा नींद में चीख उठी है और अपनी माँ को पुकारते हुए उससे वह जहरीली ड्रिंक न पीने की विनती कर रही है। और किरचे आहिस्ता गति से उठकर तबिथा के पास जाती है और बेचैन सोई हुई लड़की को अपनी बाहों में ले लेती है। उसकी गर्माहट तबिथा को सुकून देती है, उस लड़की को जो इतना कुछ झेल चुकी थी। पोषण के असर के नीचे लुइस साइटो को अपनी नजरों से दूर भी नहीं जाने देती। लॉन्ड्री करने के लिए भी वह उसे रोक लेती है क्योंकि उसे लगता है कि साइटो किसी दूसरी लड़की को देखने चला जाएगा। आखिर वह उसे जाने देती है मगर कहकर कि जल्दी वापस आ जाना वरना वह अकेला महसूस करेगी। और पिछली रात मोंटेमोरेंसी ने बताया था कि लुइस ने वाकई में एक लव पोशन पी लिया था, लेकिन मॉन प्रेसे से साइटो उसे छेड़ता है। ये नहीं जानती थी कि इसका असर कितनी देर तक चलेगा। इसी बीच सिएस्ता आंगन में आती है और देखती है कि लुइस साइटो से इतनी चिपकी हुई है जैसे उसे छोड़ ही नहीं रही। यह देखकर लुइस को सिएस्ता से जलन होने लगती है। साइटो दोनों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों उससे नाराज हो जाती हैं। साइटो उन दोनों में से सिएस्ता के पीछे भागता है और उसे लव पोशन के बारे में सच बताता है, लेकिन सिएस्ता को यकीन नहीं होता क्योंकि उनके कानून के अनुसार किसी के दिल को बदलने वाली पोशंस पूरी तरह से मना है। जब साइटो लुइस के कमरे में वापस आता है उसे लगता है कि लुइस उस पर गुस्सा होगी, लेकिन उसकी हैरान नजरों के सामने लुइस अपने बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही होती है, सिर्फ अपनी नाइट गाउन पहने हुए। साइटो जब उसे कहता है कि थोड़े ढंग के कपड़े पहन ले तो लुइस उल्टा उसे ही अपने साथ बिस्तर पर खींच लेती है और उसका हाथ पकड़कर अपने धड़कते हुए दिल पर रखवा देती है। यह देखकर साइटो के होश उड़ जाते हैं और वह सीधा बिस्तर से गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है कि वह लुइस को किसी तरह सामान्य हालत में वापस लाएगा। इस इरादे के साथ साइटो सीधे मोंटेमोरेंसी और गीश के पास पहुंचता है और लुइस को ठीक करने का तरीका मांगता है। कुछ देर के बाद मोंटेमोरेंसी मान जाती है और बताती है कि इसके लिए स्पिरिट स्टीयर्स चाहिए होते हैं जो मिलना आसान नहीं होता। लेकिन साइटो ने सिएस्ता से पोषण कानूनों के बारे में जो कुछ सुना था उसका इस्तेमाल करके वह मोंटेमोरेंसी को धीरे धीरे धमका देता है। आखिरकार वह मानने पर मजबूर हो जाती है कि लेक लैक्डोरियन में एक वाटर स्पिरिट होती है और उसके साथ चलने के लिए भी राजी हो जाती है। अगले दिन ग्रुप लैक्डोरियन पहुंचता है और देखते ही रह जाता है कि पूरा टाउन झील के पानी में डूबा हुआ है। वाटर स्पिरिट सबसे पहले तो मोंटेमोरेंसी की रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब साइटो सच्चे लगाव से घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है तब पानी की रूह बताती है कि कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं और साइटो तुरंत वादा करता है कि अगर वह उन अटैकर से निपट आए तो बदले में उन्हें वाटर स्पिरिट स्टीयर्स मिल जाएंगी। उस रात सब लोग जंगल के किनारे छुकर बैठ जाते हैं। कुछ वक्त बाद वे दो चोगा पहने हुए साए झील के पास आते हुए देखते हैं। साइटो अकेले उन्हें घेरने जाने लगता है, लेकिन गीश उसे रोकर मशवरा देता है कि वह सरप्राइज अटैक करे और गीश अपनी मैजिक से उसका बैकअप देगा। दोनों मिलकर ये प्लान चलाते हैं, लेकिन सामने वाले इतने ताकतवर निकलते हैं कि वे दोनों की कोशिशों को आसानी से रोक देते हैं। यहाँ तक कि जब साइटो की रून्स एक्टिवेट हो जाती है तब भी साइटो जो जमीन पे गिर चुका होता है तभी लुइस आगे बढ़ती है और अपनी हमेशा की तरह धमाकेदार मैजिक चला देती है। इस धमाके से उन दोनों के हुड्स उड़ जाते हैं उनकी और सामने आती है किरचे और तबिथा। जब दोनों तरफ एहसास हो जाता है कि सामने कौन है तो दोनों ग्रुप आपस में अपनी कहानियां शेयर करते हैं। तब पता चलता है कि किरचे और तबिथा यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि तबिथा को वाटर स्पिरिट को पकड़ने का हुक्म मिला था। साइटो फैसला करता है कि मोंटेमोरेंसी को दोबारा वाटर स्पिरिट को बुलाना चाहिए ताकि वह सीधे उससे पूछ सके कि यह पूरा इलाका क्यों डुबाया जा रहा है। और वाटर स्पिरिट असली वजह बताती है। वह गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसका ट्रेजर चोरी हो गया है, रिंग ऑफ एंडवारी। उसके अनुसार जिस आदमी ने वह रिंग चुराई उसका नाम क्रॉमवेल था और उसके पास कोई और डिटेल नहीं होती। साइटो तुरंत वादा करता है कि वह रिंग वापस लाएगा। वाटर स्पिरिट उस पर यकीन कर लेती है सिर्फ इसलिए क्योंकि साइटो गंडाल्फर है। अपनी बात का सबूत देने के लिए वाटर स्पिरिट उन्हें वे टीयर्स दे देती है जिनकी जरूरत लुइस को नॉर्मल हालत में लाने के लिए थी, जबकि ग्रुप का कोई भी अब तक ये गंडाल्फर वाला एंगल समझ नहीं पाया होता। और साइटो के लिए लव पोशन का असर खत्म होने के बाद भी लुइस को सब कुछ याद रहता है। ट्रिस्टेन के अपने रूम में वापस आते ही वह फिर से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है, लेकिन इसी बीच दोनों को एक अचानक वाकया रोक दे देता है। हेनरिएटा खिड़की से धीरे धीरे तैरती हुई अंदर आ जाती है। उसी वक्त एक जगह पर फूके एक और आदमी के साथ मौजूद होती है और उन दोनों के सामने वह शख्स खड़ा होता है जिसे फूके
के क्रॉमवेल के नाम से पुकारती है। हेनरिएटा लुइस के कमरे में आते ही सीधी बात पे आ जाती है। उसके पास एक खास आवेदन है। वह बताती है कि वह जल्द ही जर्मानिया के किसी आदमी से शादी करने जा रही है और यह शादी सिर्फ अलायंस बनाने के मकसद से हो रही है। ट्रिस्टन की प्रिंसेस होने के नाते हेनरिएटा जानती है कि उसकी अपनी मर्जियां, उसकी अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ मुल्क की भलाई के लिए कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन इस सबसे पहले वह चाहती है कि लुइस एक जरूरी चीज लेकर आए। हेनरिएटा ने किंगडम ऑफ एल्बियन के प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स को एक लेटर भेजा था और अगर ये लेटर लोगों को पता चल गया तो उसका जर्मानिया के साथ जो मंगनी है वह टूट जाएगी। साइटो सोच में पड़ता है कि ऐसा क्या लिखा होगा कि एंगेजमेंट ही टूट जाए, तो लुइस सीधे उसकी ठोड़ी पर लात मार देती है। मसला यह है कि बगावत और अफरा तफरी के बीच एल्बियन इस वक्त सियासी तौर पर फंसा हुआ है। मतलब ये कि अब लुइस के मिशन की मंजिल खतरे से खाली नहीं है। और फिर हेनरिएटा की आंखों में आंसू उभरते देखकर लुइस बिना हिचकिचाहट यह जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती है। इसी दौरान साइटो को महसूस होता है कि दरवाजे के बाहर कोई इनकी बातें सुन रहा है। जब वह देखने जाता है तो सामने गीश होता है और इसने सब बात सुन ली होती है। और फिर हेनरिएटा उसका खानदानी नाम ग्रामो पहचान लेती है और फौरन ही साइटो, लुइस एंड गीश तीनों को उनके साथ इस मिशन पर जाने का हुक्म दे देती है। बाद में साइटो लॉन्ड्री करते हुए अपने आप से ही गुनगुना रहा होता है कि गीश तो सिर्फ बोझ बनेगा। तभी सिएस्ता आ जाती है और अपनी बदतमीजी वाली बात के लिए माफी मांगती है जो उसने लव पोशन वाले वाकये में की थी। साइटो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लुइस वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ गई थी। लेकिन वाटर स्पिरिट की बात फिर उसके दिमाग में गूंज जाती है। गंडाल्फर। साइटो सिएस्ता से पूछता है कि क्या स्कूल में कोई ऐसा है जो हिस्टोरिकल चीजों का बड़ा एक्सपर्ट हो। सिएस्ता उसे कोलबर्ट के पास जाने को कहती है और कोलबर्ट साइटो को समझाता है कि दुनिया में 4 मैजिक एलिमेंट होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। लेकिन असल में 5 होते थे। जो एलिमेंट खो गया वो है नथिंगनेस यानी वॉइड। और गंडाल्फर वह फैमिलियर होता है जो एक लेजेंडरी वॉइड मेज का साथी होता है। कोलबर्ट ये भी बताता है कि हाँ, साइटो के हाथ पर जो रून है वह गंडाल्फर के रून से मिलता जुलता जरूर लगता है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि साइटो ही गंडाल्फर है क्योंकि दुनिया में कोई वॉइड मेज मौजूद ही नहीं है। खुद साइटो भी नहीं मानता कि लुइस जैसी लड़की कोई लेजेंडरी वॉइड यूजर हो सकती है। तभी साइटो की नजर कोलबर्ट की टेबल पर रखी एक बदबूदार फ्लास्क पर पड़ती है। कोलबर्ट बताता है कि यह ड्रैगन का खून है और एक पुरानी कहानी सुनाता है कि काफी सालों पहले आसमान में 2 अजीबोगरीब ड्रैगन नजर आए थे। एक हवा में ही गायब हो गया और दूसरा कहीं जमीन पर जा गिरा। साइटो इस ड्रैगन ब्लड के दावे पर शक करता है और उसकी स्मेल में कुछ पहचाना सा महसूस करता है। और सोने से पहले लुइस अपने डाउट्स जाहिर करती है कि क्या वह वाकई इस मिशन को पूरा कर पाएगी। पर साइटो उसे याद दिलाता है कि अब तक वे हर चीज से निकल गई है। जब साइटो उससे कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वह उसकी सुरक्षा करेगा तो लुइस शर्मा जाती है। फिर भी वह प्रिटेंड करती है कि ये तो ऑब्वियस ही है क्योंकि साइटो उसका फैमिलियर है। अगली सुबह जब सब निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो लुइस हेनरिएटा के दिए हुए रूबी ऑन ऑफ वाटर रिंग को देख रही होती है। हेनरिएटा ने यह भी बताया था कि एक और शख्स उनकी एस्कॉर्ट में हेल्प करने आएगा, लेकिन उस शख्स के आने से पहले ही गीश का फैमिलियर वडांते जमीन से निकलकर आ जाता है और सीधा लुइस की रिंग पर झपटा है क्योंकि उसे ज्वेल्स बहुत पसंद है। लुइस चीखकर लड़कों को मदद के लिए बुलाती ही है कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और वडांते को उससे दूर उड़ा देता है। आसमान से एक आदमी ग्रिफिन पर सवार होता हुआ नीचे उतरता है। वह अपना तारुफ करवाता है, ग्रिफिन नाइट्स के कमांडर वॉर्डेस। लेकिन गीश और साइटो को सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब वॉर्डेस लुइस को अपनी फियांसे कहकर बुलाता है। सफर शुरू होते ही वॉर्डेस लुइस को बताता है कि जैसे ही उसने सुना कि एस्कॉर्ट की जरूरत लुइस को है तो वह खुद खास तौर पे आया है। ग्रिफिन के पीछे वाले पर सवार साइटो, जहां लुइस एंड वॉर्डेस फ्रंट पे बैठे होते हैं, थोड़ी सी तिरस्कार भरी आवाज में लुइस का मजाक उड़ाता है। ये लॉर्ड वॉर्डेस क्या सीन है भला। आखिरकार चारों ला रोशेल के पोर्ट शहर पहुंच जाते हैं और एक इनमें रुकते हैं जहां वॉर्डेस कहता है कि वे लोग कल रात तक यहीं ठहरेंगे। जब साइटो अपने बैग्स रख रहा होता है लुइस खुद उसके पास आती है, शायद ये एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस करते हुए कि फियांसे वाली बात उसके पेरेंट्स ने डिसाइड की थी। फिर भी साइटो को आसानी से समझ आ जाता है कि लुइस वॉर्डेस के बारे में अच्छी राय रखती है। लुइस तक मानती है कि वह उसे एडमायर करती थी। ये सब देखकर साइटो को लगने लगता है कि शायद उसका साथ आना जरूरी ही नहीं था, लेकिन लुइस तेजी से उस बात को झुठला देती है और ये दावा करती है कि उसका आना तो बिल्कुल नेचुरल था क्योंकि वह उसका फैमिलियर है। यह कहकर वह भाग जाती है। लुइस के जाने के बाद तलवार डर्फलिंगर साइटो से पूछती है कि क्या वह लुइस से प्यार करता है। साइटो तुरंत इनकार करता है मगर अंदर से उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे लुइस से ये नहीं कहना चाहिए था कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। और फिर रात के खाने पे वॉर्डेस लुइस की तारीफ करता है कि कैसे वह एक इंसान को फैमिलियर बनाने में कामयाब हुई। उसे तो साइटो और गीश के ड्यूल के बारे में भी सब कुछ पता होता है और स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन और फूके तक की पूरी कहानी भी। वॉर्डेस का साइटो में काफी गहरी दिलचस्पी दिखती है और वह साइटो से एक फ्रेंडली फाइटिंग मैच की रिक्वेस्ट करता है और साइटो इस बात को हल्का सा चैलेंज समझकर मान लेता है। लेकिन जब वॉर्डेस
लुइस से कहता है कि वह साइटो पे हल्का हाथ रखेगा कि तो साइटो का खून खौल उठा है। खाने के बाद वॉर्डेस लुइस को अपने कमरे ले जाता है और ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर गीश तो किसी लड़की पर लाइन मारने के लिए बाहर निकल गया होता है, तो साइटो अपने कमरे में डर्फलिंगर के साथ अकेला रह जाता है। साइटो तलवार से गांदाल्फर के बारे में पूछता है और यह जानकर हिल जाता है कि डर्फलिंगर के मुताबिक साइटो ही गांदाल्फर गाल्फर है। डर्फलिंगर कहती है कि चाहे 6000 साल पहले की बात हो या आज की, उसका पार्टनर हमेशा गांदाल्फर ही होता है। साइटो को इस बात पर शक होता है क्योंकि यह तलवार उन्होंने सिर्फ एक वेपन शॉप से सस्ती में खरीदी दी थी, लेकिन डर्फलिंगर कह देती है कि इस दुनिया में कोई कोइंसिडेंस होता ही नहीं। साइटो उसका पार्टनर है और इसी वजह से डर्फलिंगर यहाँ पर है। और जब साइटो पूछता है कि डर्फलिंगर ने पहले कभी ये बात क्यों नहीं बताई, तो तलवार सीधा जवाब देती है, तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब साइटो को पता चल गया है कि उसके पास यह ताकत है कि वह जिस भी वेपन को यूज करे उसे पूरी मास्टरी के साथ चला सकता है, लेकिन डर्फलिंगर को चलाना इस बात की गारंटी नहीं देता कि साइटो हमेशा जीतेगा। वह तो साइटो पर खुद डिपेंड करता है। इसी दौरान लुइस और वॉर्डेस एक पुरानी याद में खो जाते हैं जब लुइस छोटी थी और अपने फादर की डांट से रो रही थी। वॉर्डेस उस वक्त उसे तसल्ली देने आया था और उसका हाथ पकड़कर कहा था कि चलो मिलकर सब ठीक कर लेते हैं। आज का वॉर्डेस लुइस को बताता है कि उसे पता है लुइस के पास एक खास पावर है जो किसी और के पास नहीं। फिर वो अचानक से लुइस को प्रपोज कर देता है कि इस मिशन के बाद वह दोनों शादी कर ले। वह लुइस से कहता है कि उसे लुइस की जरूरत है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आकर उसे किस करने जाता है। लेकिन बिल्कुल उस पल जब वॉर्डेस के होंठों और लुइस के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी रह जाती है, वह कहता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। यह सुनते ही लुइस के दिमाग में वही लफ्ज फ्लैश होते हैं। ये बात साइटो ने भी उससे कही थी। लुइस हल्की सी आवाज में साइटो का नाम बोल देती है। इस पर वॉर्डेस रुक जाता है। वह पीछे हटकर अपने जज्बात दबा लेता है। कमरे से निकलते हुए वह कहता है कि इस वक्त वह लुइस से जवाब नहीं चाहता, लेकिन इस सफर के खत्म होने तक उसे यकीन है कि लुइस का दिल उसकी तरफ झुक जाएगा। नीचे इन में गीश किसी लड़की पर लाइन मारते हुए फिर से रिजेक्ट हो रहा होता है। ऊपर एक छत की अंधेरी जगह से दो लोग देख रहे होते हैं, एक मास्क्ड मैन और एक मास्क्ड वुमन। उनके अंदाज से ये बिल्कुल वॉर्डेस और फूके जैसे लगते हैं। अगली सुबह वॉर्डेस और साइटो का ड्यूल शुरू होता है। लुइस साइटो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइटो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, बल्कि वॉर्डेस से कहता है कि वह उस पर हल्का हाथ न रखे। लड़ाई शुरू होते ही साइटो बहुत सारे तेज स्विंग्स मारते हुए वॉर्डेस पर झपटता है, लेकिन वॉर्डेस हरे को आसानी से साइड कर लेता है। वह साइटो की एजिलिटी पर हैरानी भी जताता है। फिर साइटो दीवार का सहारा लेकर ज्यादा स्पीड लेता है और डर्फलिंगर को आगे करके सीधा वॉर्डेस पर उड़ता हुआ आता है। वॉर्डेस थ्रस्ट को पैरी करते हुए बोलता है कि साइटो अभी भी एक अमेच्योर ही है। इसके बाद ग्रिफिन कॉर्प्स का यह कमांडर पलटवार करता है कई तेज थ्रस्ट्स के साथ और फिर एक स्पेल कास्ट करता है जो साइटो को जोर से उड़ाकर पीछे बैरल्स के ढेर में दे पटकता है। डर्फलिंगर उसके हाथ से दूर जा गिरती है। वॉर्डेस ठंडी आवाज में कहता है, तुम अपनी इस स्किल के साथ एक असली मेज को हरा नहीं सकते। फिर साइटो अपनी हार के बाद टूट सा जाता है, यह सोचकर कि शायद वह कभी लुइस की सुरक्षा कर ही नहीं पाएगा। इसी उदासी में वह रो पड़ता है और लुइस उसे रोते हुए देख लेती है, लेकिन वह समझ लेती है कि साइटो खुद को ही जलील महसूस कर रहा है। लुइस उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, पर दोनों की बातचीत उलझ जाती है और उनकी राहें एक कड़वी सी तलाश के साथ अलग हो जाती है। रात को गीश साइटो को लेने आता है, लेकिन तभी फूके अचानक दिखाई देती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ वॉर्डेस और लुइस पोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लुइस का दिल भारी है क्योंकि वह साइटो और गीश को पीछे छोड़ना नहीं चाहती। जहां जहाज तैयार खड़ा होता है, वॉर्डेस लुइस को बताता है कि एल्बियन अब सिविल वॉर का शिकार है। नोबिलिटी की बगावत की वजह से पूरा मुल्क हिल चुका है। इधर फूके साइटो और गीश पर हावी हो जाती है। तभी वक्त पर किरचे और टाबिथा वहां पहुंचकर दोनों को बचा लेती है। इसी दौरान कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं, जिसके चलते फूके को वापस हटना पड़ता है। वह भागते हुए बस इतना कह जाती है, मेरा काम हो गया, उन्हें रोकने के लिए इतना वक्त काफी था। साइटो पियर पे एक अटेंडेंट से लुइस और वॉर्डेस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे यह सुनकर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों आते हैं कि वे दोनों पहले ही निकल चुके हैं और साइटो घबराहट में शिप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गीश उसे रोकर बताता है कि फ्लाइंग शिप तो एल्बियन की तरफ उड़ चुकी है। यह बात सुनकर उसकी उम्मीद टूट चुकी होती है और साइटो पूरी बेचैनी, दर्द और गुस्से के साथ लुइस का नाम चिढ़कर पुकार देता है। उधर फ्लाइंग शिप पर लुइस एक पल के लिए रुकर सोचती है क्या उसने साइटो की आवाज सुनी थी, मगर वॉर्डेस उसकी तरफ देकर नरमी से कहता है कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। इस पर लुइस धीरे से कह देती है कि वह उसके शादी के प्रपोजल को स्वीकार करती है। पियर पर लौटकर साइटो को फूके की बात पर शक होने लगता है। गीश भी फूके के पहले वाले हमले और वॉर्डेस का उन्हें पीछे छोड़कर निकल जाना, इन दोनों बातों को जोड़कर यह अंदाजा लगाता है कि शायद ये दोनों साथ मिले हुए हैं और ग्रुप सुबह होने का इंतजार करता है ताकि अगली फ्लाइट से एल्बियन जा सके। इसी दौरान जमीन के नीचे से वर्डांते दोबारा उभरकर सामने आ जाता है। उधर फ्लाइंग शिप पर लुइस खुद को यह समझाने की कोशिश करती रहती है कि उसने सही फैसला लिया है, एक नोबल जैसे वॉर्डेस से शादी का फैसला। एल्बियन पहुंचते ही लुइस और वॉर्डेस एक चर्च
के सामने रुके हैं, जहां एक मास्क्ड नाइट्स का कॉर्प्स उन्हें रोकर सख्त पूछताछ करता है और एंट्री से पहले उन पर पूरा शक किया जाता है। लुइस अपने पास मौजूद रूबी ऑन ऑफ वाटर पेश करती है सबूत के तौर पर कि वह प्रिंसेस हेनरिएटा की तरफ से आई हुई एक एमिसरी है। तभी मास्क्ड मैन अपना रूबी ऑन ऑफ विंड दिखाता है। जब दोनों रूबीजेस को एक दूसरे की तरफ पॉइंट किया जाता है तो एक चमकता हुआ रेनबो बन जाता है और मास्क वाला आदमी अपनी असली पहचान दिखाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलोद। अंदर चैम्बर में लुइस प्रिंसेस हेनरिएटा का दिया हुआ मैसेज प्रिंस वेल्स को देती है। मैसेज पढ़ने के बाद वेल्स अपनी तरफ से एक लेटर लुइस को दे देता है जो वह वापस ट्रिस्टैन जाकर हेनरिएटा को देगी। वेल्स लुइस को रिकॉन्क्विस्टा के बारे में भी बताता है, एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो नोबिलिटी की बगावत को कंट्रोल कर रहा है और सिविल वॉर में पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहा है। अंत में वेल्स लुइस से कहता है कि वह हेनरिएटा को यह संदेश भेज दे। प्रिंस वेल्स अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए मौत तक खड़ा रहता है और मिशन पूरा होने के बाद वॉर्डेस फिर से लुइस का हाथ मांगता है, लेकिन इस बार लुइस सीधे मना कर देती है। मगर वॉर्डेस का एक साथी लुइस पर ब्रेन वॉश का जादू कर देता है, उसे होशो हवा से खाली एक बेहोश पपेट बना देता है और वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है जहां वेल्स ऑफिशिएट कर रहा होता है। ब्रेन वॉश के बावजूद लुइस के अंदर का सबकॉन्शियस इस शादी को रोकने की कोशिश करता है। इसी वक्त साइटो और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं वर्डांते की वजह से, जो रूबी की खुशबू से लुइस तक आ पहुंचा। नाइट्स साइटो को रोकने की कोशिश करते हैं और प्रिंस वेल्स को इस साजिश का होश ही नहीं होता, लेकिन फिर वॉर्डेस खुद आगे बढ़ता है और वेल्स को घोंप देता है। आखिरी लम्हों में प्रिंस वेल्स रूबी ऑफ विंड लुइस को देकर दम तोड़ देता है और फिर गुस्से और दर्द से भरी लड़ाई छिड़ जाती है। इस दौरान साइटो अपनी गैंडाल्फर की ताकत पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। डॉल्फलिंगर वॉर्डेस से निकलती मैजिक को एब्सॉर्ब करने लगती है। साइटो वॉर्डेस को घायल कर देता है, लेकिन वॉर्डेस मौका देकर लुइस से मिसिव चुरा लेता है और गिरती हुई चर्च में गायब हो जाता है। किरचे और टाबिथा मैजिक से सबको एक साथ उठाकर चर्च के धंसने से बचा लेती हैं और आखिरकार सब लोग सिल्फिड पर सवार होकर वापस घर की तरफ उड़ते हैं। और इस सफर के अंत में साइटो लुइस को किस करता है। लुइस हेनरिएटा को वेल्स के बारे में रिपोर्ट देती है और प्रिंसेस की शादी कैंसिल कर दी जाती है। थोड़ी देर बाद लुइस ऑन्समोंड को रिकॉन्क्विस्टा के बारे में वार्न करती है, क्योंकि उसे उससे वॉइड मैजिक और गैंडाल्फर के बारे में पता चलता है। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद साइटो और लुइस बेकार सी लड़ाई में पड़ जाते हैं और नाराज होकर साइटो वहां से निकलता है और सिएस्ता से टकराता है, जिससे वह दूसरी दुनिया के ड्रैगन के बारे में पूछता है। सिएस्ता के साथ साइटो उसके गांव टारबेस चला जाता है और उसके बाद लुइस और बाकी लोग भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सिएस्ता साइटो को एक मैप देती है जिसमें विंग्स ऑफ द ड्रैगन की लोकेशन होती है। इसके बाद किरचे, टाबिथा और गीश अपने अपने फैमिलियर्स के साथ उस जगह जाने के लिए साइटो और सिएस्ता के साथ जुड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे एक गुफा के अंदर प्रोफेसर कॉल्बर्ट और लुइस से मिलते हैं। गुफा में गहराई तक जाने पर ग्रुप को वह ड्रैगन मिलता है जिसे सिएस्ता के परिवार ने विरासत के तौर पर संभाल कर रखा था। पर सबसे ज्यादा हैरानी साइटो को तब होती है जब उसे एक कब्र का पत्थर मिलता है जिसमें जापानी में एपिटाफ लिखा होता है। सच्चाई यह निकलती है कि वह ड्रैगन असल में एक H-6M0 फाइटर है, एक जापानी हवाई जहाज जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होता था। ये भी सामने आता है कि ताकेओ सासाकी जो सिएस्ता के परदादा थे असल में जापानी थे और किसी जादू के जरिए हाल के गिनिया में आ गए थे। कोलबर्ट समझाता है कि सूरज ग्रहण के दौरान 2 ड्रैगन्स ने उड़ान भरी थी, लेकिन एक गायब हो गया। उसका कहना है कि दूसरा पायलट यानी सासाकी का टाइमिंग थोड़ा सा बिगड़ गया और जैसे ही वह पोर्टल तक पहुंचने वाला था सूरज ग्रहण समाप्त हो चुका था। सब लोग यह नतीजा निकालते हैं कि अगर पहला पायलट अपनी दुनिया वापस जाने में कामयाब हो गया था तो हो सकता है यह साइटो के लिए भी घर लौटने का मौका हो। लुइस ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह जाती है। इसी दौरान हेनरिएटा वेल्स की मौत के बाद पैदा हुए तनाव के बारे में आर्कडचेस मैरियन को रिपोर्ट देती है और मैरियन उसे बताती है कि जर्मानिया ने इस मशहूर शादी को रद्द कर दिया है। थोड़ी देर बाद दोनों फॉर्मेलिटीज छोड़ देती है और मैरियन अपनी बेटी को तसल्ली देती है जिसे अपने महबूब के गुजर जाने का दर्द सता रहा है। इसी दौरान एक पैगाम रसां हुकाम के पास तेज खबर लेकर आता है। दूसरी तरफ ग्रुप फाइटर प्लेन को वापस अकादमी ले आता है। साइटो कोलबर्ट से ड्रैगन्स ब्लड मांगता है जो असल में गैसोलीन होती है ताकि एयरक्राफ्ट को फ्यूल दिया जा सके। कुछ देर बाद गीश लुइस को जानकारी देता है कि एल्बियन अब न्यू स्टेट ऑफ द रिकॉन्क्विस्टा बन गया है और उसने ट्रिस्टैन के खिलाफ जंग की अनाउंसमेंट कर दी है। एल्बियन में क्रॉमवेल जो अब नया एम्परर बन चुका है अपने गिरोह से वफादारी की मांग करता है, जबकि वह एंडवारी की रिंग की शक्ति पर हैरान होता रहता है। वह अपना इरादा बयान करता है कि पूरे महाद्वीप को फतेह करेगा और इस मिशन की शुरुआत ट्रिस्टैन पर कब्जा करने से होगी, वह भी 3 दिन बाद आने वाले सोलर इक्लिप्स के वक्त। साइटो लुइस को बताता है कि वह 3 दिन बाद आने वाले सोलर इक्लिप्स के वक्त जापान लौटने के लिए रवाना
पुराना हो जाएगा। लेकिन जब लुइस यह सुनती है तो वह बेपरवाह बनकर बात को टाल देती है, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, और यह बात साइटो को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। साइटो इंतजार करता रहता है कि लुइस अपनी मीटिंग से कब लौटकर आएगी। इसी दौरान ऑसमोंड अकादमी के स्टूडेंट्स और स्टाफ को जमा करके अनाउंसमेंट करता है कि एल्बियन और ट्रिस्टैन के दरमियान जंग अब बर्दाश्त से बाहर है, और प्रिंसेस हेनरिएटा फौरन फौज जमा करती है और अकादमी के लड़कों को भी शामिल किया जाता है। रात को जब साइटो सोया हुआ होता है तो लुइस खामोशी से अंदर आती है और उसे अलविदा कह देती है। अगली सुबह साइटो की आंख खुलती है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जो लुइस की लिखी हुई होती है और जिसमें बस इतना लिखा होता है, तुम फॉरेग हो, जहां मर्जी हो चले जाओ। दूसरी तरफ लुइस फैसला कर लेती है कि वह भी जंग में प्रिंसेस का साथ देगी, और टारबेस में सिएस्ता को याद आता है कि सोलर इक्लिप्स के वक्त साइटो को अपने घर लौट जाना है। तभी आसमान में अचानक एल्बियन का एक बड़ा बैटलशिप नजर आता है जिसके ऊपर ड्रैगन नाइट सवार हैं। फिर शिप के अंदर क्रॉमवेल अपने नाइट्स को हुक्म देता है कि वे तैयारी शुरू कर दें और यह जंग हर हालत में जीती जाए। अगले दिन कोलबर्ट और टाबिथा की मदद से साइटो अपने फाइटर प्लेन में बैठ जाता है, जबकि प्रिंसेस हेनरिएटा ट्रिस्टैन की फौज के साथ एल्बियन की हमलावर फोर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इक्लिप्स की सीधी राह लेने के बजाय साइटो पहले एल्बियन के ड्रैगन नाइट्स को गिराने लगता है, जो प्लेन की रफ्तार का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वॉर्डेस अपने विंड ड्रैगन पर उस पर हमला करता है। इधर गीश, टाबिथा और किर्चे मिलकर फूके को शिकस्त देते हैं, जिसे मजबूरन भागना पड़ता है। और फिर लुइस को ये तीनों मिलते हैं और वह अपनी आंखों से साइटो और वॉर्डेस की हवा में लड़ाई देख लेती है। किर्चे, टाबिथा और लुइस सिल्फिड पर सवार हो जाते हैं और टाबिथा की मैजिक की सुरक्षा में लुइस सीधे साइटो के प्लेन पर छलांग लगा देती है। साइटो को जख्मी होते देख उसके दिल की सारी जज्बात उभर आते हैं और इसी लम्हे में साइटो और लुइस का असली कनेक्शन जाग उठा है। लुइस पहली दफा अपनी वॉइड मैजिक अनलॉक करती है और एक बहुत ही ताकतवर स्पेल एक्सप्लोजन कास्ट करती है। इस एक झटके में एल्बियन की पूरी हवाई फौज तबाह हो जाती है, वॉर्डेस समेत। जंग के बाद सोलर इक्लिप्स गुजर चुका होता है और जीरो फाइटर लगभग तबाह हो चुका होता है। क्रॉमवेल एंडवारी की रिंग से किर्चे और टाबिथा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन गीश एक किस्मत वाले वॉर से दोनों लड़कियों को बचा लेता है। और फिर प्लेन के मलबे के पास बैठे साइटो और लुइस फिर से उस फायरिंग वाली बात पर बहस छेड़ देते हैं, लेकिन आखिर में वे एक दूसरे को किस करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट की नई शुरुआत करते हैं। एपिलॉग में प्रिंसेस सबको उनकी बहादुरी के सिलसिले में मेडल्स देती है और लुइस, टाबिथा, किर्चे और गीश सबको उनकी खिदमत का इनाम मिलता है। लुइस बहुत खुश होती है, तैयार की अपना मेडल साइटो को दिखाए, लेकिन जब वह पलट कर देखती है साइटो कमरे में होता ही नहीं। परेशान होकर वह पूरी कैंपस में उसे ढूंढती फिरने लगती है। और इधर किर्चे हमेशा की तरह अपने दीवानों से घिरी होती है। टाबिथा को क्रॉमवेल से रिंग ऑफ एंडवारी वापस मिल जाती है और मोंटेमोरेंसी और गीश अपनी हमेशा वाली लव क्वेरल में उलझे रहते हैं। आखिरकार लुइस को साइटो मिल ही जाता है, सिएस्ता के साथ आराम से बातें करते हुए, और यह देखकर वह बिना देर किए उसे सजा देती है। और अब इसका क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। आज मेरे बस इतना ही। मेरा साथ और बात करना अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।